हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो रैंडम वेरिएबल, उसकी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन, वेरिएंस, मीन स्क्वायर वैल्यूज, ये देखने के बाद हमने सीडीएफ और पीडीएफ डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और उसको हम ट्रांसफॉर्म करके अगर कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वाई, तो कैसे हम वाई रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। फिर हमने देखा कि पीडीएफ या तो हम सीडीएफ को डिफरेंशिएट करके भी फाइंड कर सकते हैं या पीडीएफ फाइंड करने की कुछ इजी स्टेप्स हैं, तो उनको हमने डिस्कस किया। तो अब हम इस टॉपिक के लास्ट थ्योरी पोर्शन पर आ गए हैं, जो है हमारा रैंडम प्रोसेस। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, दैट इज रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस स्टेप्स में समझते हैं इसको हम। अगर सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दें, प्रॉपर्टीज, तो रैंडम प्रोसेस कहें आप या रैंडम सिग्नल कहें, सेम चीजें। तो जैसे आप सिग्नल को डिफाइन करते हैं, आप लिखते हैं कि सिग्नल को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नॉर्मली आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेते हैं, टाइम। सिमिलरली ये भी अगर आपका सिग्नल है तो इसको भी आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी नॉर्मली जो हम लिखते हैं, फर्स्ट आप देख सकते हैं इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये जरूरी नहीं है कि ये टाइम का ही फंक्शन हो। रैंडम प्रोसेस आपकी टाइम का भी फंक्शन हो सकता है, ये आपके हाइट का, डिस्टेंस का भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो हमें चीजें देखनी है यहाँ पर, वो हम सिर्फ टाइम के फंक्शन तक ही हमारा डिस्कशन लिमिटेड होगा। तो रैंडम प्रोसेस है, सिग्नल है, टाइम का फंक्शन है। लेकिन जैसा कोई दूसरा टाइम का फंक्शन होता है जिसको आप डिटरमिनिस्टिक फंक्शन कहते हैं, जिसके लिए आप एक्सप्लिसिट फंक्शन लिख सकें, जैसे हमने लिख दिया वीटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4, कि हम टी की किसी भी वैल्यू के लिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बता सकें, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने इसको नाम भी क्या दिया है, रैंडम प्रोसेस नाम दिया। तो इसके लिए सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट exactly what waveform will be observed in future। सिग्नल है लेकिन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल नहीं है, तो इसलिए हम एग्जैक्टली फ्यूचर में कैसे सिग्नल का कैसा शेप आएगा वो वेवफॉर्म आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो हमने कहा कि ऐसी चीज जो हमारे टाइम का फंक्शन हो लेकिन जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकें कि कैसा वेवफॉर्म फ्यूचर में आने वाला है, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे सिग्नल को हम नाम देंगे रैंडम प्रोसेस। तो देखिए, जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके सैंपल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डाई है और अगर आप उसको रोल कर रहे हैं, मतलब आपको अगर देखना है कि उसके जो 6 फेसेस हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपने कैसे जज किया होगा कि ये प्रोबेबिलिटी हर फेस की 1/6 है। आपने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया होगा, उसमें आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी होगी कि कितने टाइम्स हमारा 1 आया, कितने टाइम्स 2 आया, और वहां से आपने डिफाइन किया होगा प्रोबेबिलिटी। तो हम ये जो चीज समझते हैं, दैट इज, हम अगर देखें कि टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ different outcomes of an experiment, what we do is repetition of experiment is performed। ठीक है ये चीज। तो अगर हम रिपीटिशन की बात करें तो देखिए, अब यहां पर जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक डाई है, वन डाई टॉस्ड सेवरल टाइम्स। आप रिपीटिशन के लिए एक डाई को आप लें और उसको आप बार बार रोल करते रहें, बार बार टॉस करते रहें, वो जैसा आपको आउटकम देगा, सेम चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारे फेयर डाई जो हमारे बायस नहीं हो, अगर हम बहुत सारे डाई को एक साथ अगर हम रोल कर दें, तो भी जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उनको लेकर भी हम अपना सेम कंक्लूजन हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक डाई को चाहे आप मेनी टाइम्स टॉस कर लें, या फिर हम देखें अगर मेनी डाइज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ये आप दोनों ही प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। दीज आर इक्विवेलेंट। मतलब अगर आपको देखना हो, आपने एक डाई लिया, अगर आपने उसको 100 टाइम्स टॉस किया, तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट जितने भी आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6 सभी 100/6 टाइम्स आए होंगे। तो आप कह सकते हैं सभी की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली कितनी 100/6 है। ऐसे ही अगर आप 100 डाइस ले लें और एक साथ आप टॉस कर लें, तो भी आप देखेंगे कि हर टॉस में, जितने टॉस में 1 आया या जितने टॉस में 2 आया, उन सबका नंबर ऑलमोस्ट 100/6 ही आपको मिलेगा। तो ये दोनों चीजें जो है हमारी ये क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब रैंडम वेरिएबल से रैंडम प्रोसेस में हम कैसे आएंगे उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए रैंडम वेरिएबल में हम क्या करते थे,
हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट होता था जिसमें सैंपल स्पेस हम देखते थे कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं और उन सभी आउटकम्स को हमको रियल नंबर असाइन करते थे डिपेंडिंग ऑन सर्टेन रूल, जिसको आपने नाम दिया रैंडम वेरिएबल। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई सैंपल स्पेस है, अगर हम कहें कि सैंपल स्पेस हमारा कैसा है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम किसी नॉइज सोर्स की स्टडी हम कर रहे हैं कि नॉइज आएगी ये डेफिनेट है, लेकिन कितने वोल्ट का नॉइज आएगा ये सर्टेन नहीं है। आपको ये पता है अगर मान लीजिए कि नॉइज हमारे पास जो आने वाली है, ये नॉइज की हम अगर बात कर रहे हैं कि हम कहें अगर कि -2 वोल्ट से +3 वोल्ट के बीच की कोई भी नॉइज वैल्यू हमें मिल सकती है। अगर हम किसी इंस्टेंट पर देखेंगे तो नॉइज होगा, डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, और उस नॉइज की वैल्यू -2 वोल्ट से 3 वोल्ट के बीच ही अगर होगी। तो अगर आपने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जिसको आपने ये रूल असाइन कर दिया कि जितने वोल्ट का नॉइज आए उतना ही रियल नंबर अगर हम उसको असाइन कर दें, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल असाइन किया जो यही जो वोल्टेज की वैल्यूज हैं इतना ही रियल नंबर अगर वो असाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल भी जो आपका वैल्यू लेगा वो वैल्यू किस किस के बीच में होगी, -2 से लेकर +3 के बीच की कोई भी वैल्यू हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जितने भी आउटकम्स हैं -2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक के बीच के जितने भी वोल्टेजेस हैं वो सभी हमारे लिए क्या है, सैंपल पॉइंट्स हैं। वो हमारे लिए सभी सैंपल पॉइंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आपने कुछ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपने डिफाइन की है। अब ये अगर सैंपल पॉइंट्स, अगर ये सभी सैंपल पॉइंट्स टाइम के फंक्शन बन जाए, मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास ये नॉइज सोर्स है, इसमें किस इंस्टेंट पर कितना नॉइज आएगा ये डेफिनेट नहीं है, लेकिन इसी के बीच में आएगा ये अगर सर्टेन है। अगर हमने इसको एक एज अ प्रोसेस ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखिए प्रोसेस का मतलब ही क्या है, ऑब्जर्वेशन विद टाइम। जब आप किसी चीज़ को टाइम के साथ ऑब्जर्व करेंगे तभी प्रोसेस को आप डिफाइन कर पाएंगे। तो ये जो भी नॉइज आ रहा था, अगर हम इसकी कंटिन्यूस रीडिंग लेना शुरू कर दें, मान लीजिए हमारे पास एक नॉइज सोर्स है और हमने उस नॉइज सोर्स की कंटिन्यूस रीडिंग लेनी शुरू की, ये हमारे पास अगर हम कहें कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि अभी कितना नॉइज आया, उन सबको अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास इस टाइप से ऐसे ये कुछ भी नॉइज वेवफॉर्म बन रही, ठीक है, ये हमारे पास ये हमारी नॉइज वेवफॉर्म है। तो ये हमारे पास एक नॉइज वेवफॉर्म है, इसमें हर इंस्टेंट पर, जैसे मान लीजिए कि अगर हम t = 2 सेकेंड्स पर प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नॉइज की वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। उस बीच में से ये जो भी हमें पॉइंट मिला, तो ये हमारा टाइम डिस्क्रिप्शन है किसका, उसी रैंडम वेरिएबल का। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये नॉइज वोल्टेज था, अगर हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको अगर प्लॉट करना शुरू किया। अब फिर से देखिए कि अगर हमें नॉइज की स्टडी करनी है कि ये जो नॉइज आ रहा है इसको हम कैसे स्टडी कर पाएंगे, इसमें हम इसके हर आउटकम को कैसे हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा, या तो हम एक नॉइज सोर्स लें और उसी की रीडिंग को बार बार रिपीट करें, मतलब आज रीडिंग ली हमने, जैसे मान लीजिए कि 12 AM से लेकर 6 PM तक आपने आज रीडिंग ली, फिर सेम टाइम पर आपने 12 AM से 6 PM तक कल रीडिंग ली, फिर परसों रीडिंग ली। तो या तो आप एक ही नॉइज सोर्स से डिफरेंट डेज पर रीडिंग ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके एक जैसे नॉइज सोर्सेज हैं तो उन बहुत सारे नॉइज सोर्सेज से आप एक ही दिन रीडिंग लीजिए। तो ये जो दोनों डेटा होंगे आपके पास, एक नॉइज सोर्स की डिफरेंट डेज की रीडिंग और बहुत सारे नॉइज सोर्स की एक ही दिन की रीडिंग, उन दोनों को हम स्टडी के लिए इक्विवेलेंट मान सकते हैं, जैसा हमने ये शो किया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम एक ही नॉइज सोर्स ले रहे हैं और उस नॉइज सोर्स के हम अलग अलग दिन पर रीडिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये हमारा नॉइज सोर्स था जिसकी हम रीडिंग ले रहे थे टी के रिस्पेक्ट में। सपोज हमने कहा ये हमारे फर्स्ट डे की रीडिंग है, तो हमने इसको n1 ऑफ टी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, n1 ऑफ टी, मतलब फर्स्ट डे की रीडिंग है हमारी। ऐसे ही अगर हम डिफाइन करें, ये हमारे पास सेकेंड डे की रीडिंग हमने डिफाइन की, ये हमारे पास ऐसा कुछ भी ये वेवफॉर्म आ रही है वैल्यू, ठीक है, ये इसको हमने नाम दिया n2t। ऐसे ही आपने लार्ज नंबर ऑफ डेज में अगर आप इसकी रीडिंग ले रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, सपोज हमने nth डे ये रीडिंग ली है, हमने इसको नाम दिया n ऑफ t, और ये हमारे पास इस टाइप के हमारे पास ये कोई वेवफॉर्म हमें मिल रही है, ठीक है। ये -3 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच होगी, लेकिन क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता। तो हमने एक नॉइज सोर्स लिया और हमने उसके डिफरेंट डेज पर हमने रीडिंग ली। तो ये जो कलेक्शन है आपके पास, ये डिफरेंट डेज का जो डेटा का कलेक्शन है, इस कलेक्शन को आप नाम देते हैं एनसेम्बल। इस कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एनसेम्बल। ये आपका एनसेम्बल है, और इसमें से हर इंडिविजुअल जो आपने फंक्शन प्लॉट कर रखा है, ये हर इंडिविजुअल फंक्शन, इनको हम नाम देते हैं सैंपल फंक्शंस। जैसे रैंडम वेरिएबल के केस में सैंपल पॉइंट्स होते हैं। अब अगर वो सैंपल पॉइंट्स को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करना शुरू कर दिया, मतलब हमारे पास फर्स्ट डे का डेटा है, सेकंड डे का डेटा है, थर्ड डे का डेटा है, ये सभी टाइम के साथ चेंजिंग नेचर के जो फंक्शंस हैं, इनको हम नाम देते हैं सैंपल फंक्शंस। ये क्या हमारे सैंपल फंक्शंस हैं।
और इन सभी सैंपल फंक्शंस का जो कलेक्शन है उसको आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया एनसेम्बल। तो देखिए यहाँ पर जब हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब हमें इस नॉइज प्रोसेस की क्या चाहिए वैल्यूज, मीन चाहिए या वेरिएंस चाहिए, मीन स्क्वायर वैल्यूज चाहिए। तो आप यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस जैसे आप डिफाइन करते थे, तो यहाँ पर आप दो टाइप्स के एवरेजेस डिफाइन करते हैं। फर्स्ट एवरेज जिसको हम नाम दें अगर एनसेम्बल एवरेज, फर्स्ट हम देखें अगर एनसेम्बल एवरेज। अगर मान लीजिए कि आपने ये आपके पास एनसेम्बल है, मतलब कलेक्शन है डिफरेंट सैंपल फंक्शंस का। हम अभी ये भी चीज देख चुके हैं कि ये हम एक ही सोर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, यही हम चाहते तो डिफरेंट सोर्स ले लेते लेकिन सबकी एक ही टाइम पर रीडिंग लेते, मतलब सबकी हम एक ही दिन की रीडिंग शो करते तो भी हम सेम चीज कह सकते थे, वो भी हमारा एनसेम्बल होता। तो ये एनसेम्बल है, ये सभी आपस में क्या है, अपने आप में ये सैंपल फंक्शंस हैं। तो अगर हमने जो एनसेम्बल चुना, अगर हम उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पर इन सारे सैंपल फंक्शंस की वैल्यू को देखें, मान लीजिए हमने एक टाइम इंस्टेंट फिक्स कर दिया, हमने लेट टाइम इंस्टेंट फिक्स किया t1। अगर हम कहें कि यहां पर हमारे पास जो टाइम है ये t1 है, यहां भी हमारे पास जो टाइम है ये t1 है, यहां भी हमारे पास जो टाइम है ये t1 है। इस t1 टाइम पर इस नॉइज जो फर्स्ट डे की रीडिंग थी, सपोज हम उसका नाम दे रहे हैं कि उसकी ये वैल्यू थी, अगर इस वैल्यू को हम नाम दें n1 ऑफ t1। ऐसे ही t1 टाइम पर जो सेकेंड डे का डेटा था उसकी जो रीडिंग थी, अगर हम इसको नाम दें n2 ऑफ t1। ऐसे ही आप अगर सभी सोर्सेज के लिए डिफाइन करें, अगर मान लीजिए हमने यहां देख लिया कि ये हमारी वैल्यू है n ऑफ t1, सभी सैंपल फंक्शंस के एक ही इंस्टेंट पर हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं एट इंस्टेंट t1। अब अगर हम देखें तो अपने आप में ये जो आप इंस्टेंट्स, ये वैल्यूज जो आप डिफाइन कर रहे हैं, n1 t1 कहें या n2 t1 कहें, ये सभी जो वैल्यूज हैं n1 t1 या फिर n2 t1 अप टू n t1, अगर आप देखें कि ये क्या चीज़ हैं। अगर आप किसी भी दिन जब ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पर अगर आपने t1 टाइम पर देखा कि क्या नॉइज आ सकती है, तो उस केस में ये जो वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल को ही डिफाइन कर रही है। आपने जब एक पर्टिकुलर टाइम पर आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ें, चाहे आप n1 t1 कहें या n2 t1 कहें, ये चीज़ें क्या हमारे लिए रैंडम वेरिएबल है। तो ये हमारा, ये क्या हमारा रैंडम वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये सैंपल पॉइंट्स हैं। और जब हमने इनको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम अपने प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है, रैंडम प्रोसेस है। तो जब हम एनसेम्बल एवरेज डिफाइन करते हैं, अगर आपको किसी का एनसेम्बल एवरेज डिफाइन करना है तो एनसेम्बल एवरेज मतलब जैसे t1 टाइम पर इस पूरे एनसेम्बल का एवरेज देखना है, तो t1 टाइम पर इन सभी n1 n2 n3 इन सब की जो वैल्यूज थी उनका जैसे आप स्टैटिस्टिकल एवरेज डिफाइन करते हैं, वो सेम चीज़ है एनसेम्बल एवरेज। तो अगर आपको एनसेम्बल एवरेज, सपोज हमने कहा कि हमें एनसेम्बल एवरेज देखना है, किसका देखना है, अगर ऑफ n स्क्वायर t1, मतलब हमें मीन स्क्वायर वैल्यूज जैसे आप डिफाइन करते थे वैसे ही अगर हमें इस प्रोसेस के लिए n स्क्वायर t1 की एनसेम्बल एवरेज की वैल्यू देखनी है, तो ये एनसेम्बल एवरेज क्या होगा, n1 की जो वैल्यू है t1 पर उसका स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर t1 प्लस n3 स्क्वायर t1 अप टू जितने भी आपने ले रखे हैं अपने सैंपल फंक्शंस n स्क्वायर t1। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल फंक्शंस आपने लिए हैं n। तो ये जो चीज़ आपको मिलेगी ये आपको क्या देगी, एनसेम्बल एवरेज देगी। और एनसेम्बल एवरेज के लिए आपको अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। दीज एनसेम्बल एवरेजेस आर सेम एज दैट ऑफ जो हमारे स्टैटिस्टिकल एवरेज अभी तक हमने फाइंड किए हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के ही ये इक्वल होती है। मतलब जो हमने जैसे मीन वेरिएंस डिफाइन किया, तो ये चीज़ अगर आप देखें n स्क्वायर t1 का एवरेज अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ n स्क्वायर t1। जैसे मीन स्क्वायर वैल्यू आप निकालते थे तो एक्सपेक्टेशन आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को एनसेम्बल एवरेज के फॉर्म में समझने के लिए हम ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ n स्क्वायर t1 ये आपको क्या देगा, एनसेम्बल एवरेज देगा, जिसको आप और क्या लिख सकते थे, ये n1 स्क्वायर इट इज n स्क्वायर ऑफ t1 की ये एवरेज वैल्यू है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, एनसेम्बल एवरेज। ऐसे ही अगर आपको n ऑफ t1 का बस एनसेम्बल एवरेज देखना होता, मतलब सभी नॉइज प्रोसेसेस की वैल्यू एट t1 पर आप देखते तो यहाँ स्क्वायर का टर्म नहीं होता, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है मीन कैलकुलेट करना या वेरिएंस कैलकुलेट करना, उसके लिए जो आपने प्रोसेस देखी है वो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है जब आपको फाइंड करने हैं एनसेम्बल एवरेजेस। अब अगर हम सेकंड अगर बात करें, दैट इज टाइम एवरेज।
तो देखिए एनसेम्बल एवरेज आपने डिफाइन कैसे किया, जितने भी सैंपल फंक्शंस थे उन सभी सैंपल फंक्शंस को आपने इंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर उन सबकी वैल्यूज देख ली और उसका आपने एवरेज डिफाइन कर दिया, वो कहलाया एनसेम्बल एवरेज। अभी तक आप जब जैसे आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, सिग्नल में या नेटवर्क में या कहीं भी जब आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जाती है तो वो जो एवरेज है वो आपका टाइम एवरेज है, क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं जितने टाइम तक आपने ऑब्जर्व किया है किसी भी सिग्नल को, उस ड्यूरेशन में उसका एवरेज जो आप फाइंड करते हैं दैट इज नथिंग बट टाइम एवरेज। तो टाइम एवरेज जैसे आप हमेशा निकालते आए हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है टाइम एवरेज में, जैसे हम एनसेम्बल एवरेज के लिए सभी सैंपल फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टाइम एवरेज किसी एक पर्टिकुलर सैंपल फंक्शन के लिए डिफाइंड होगा। तो टाइम वी कैन राइट दैट टाइम एवरेज इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर सैंपल फंक्शन। अगर हमने कोई एक सैंपल फंक्शन लिया और अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं -t से लेकर +t के ड्यूरेशन में, अगर आपने इस ड्यूरेशन में ऑब्जर्व किया किसी एक, मान लीजिए आपने इसी सैंपल फंक्शन को ले लिया n1t को और आपने इसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन -t से लेकर t तक में इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसका टाइम एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं आप, जैसे आपको अगर किसी सिग्नल की डीसी वैल्यू फाइंड करनी होती है या आप कहें कि आपको मीन फाइंड करना होता है, अगर एवरेज फाइंड करना होता है सिग्नल में, तो क्या करते हैं आप उसको उस, जैसे अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो एक टाइम पीरियड के लिए आप इंटीग्रेट करते हैं और फिर उस रिजल्ट को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि सिग्नल पीरियोडिक हो, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि टाइम एवरेज, इसको हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्म में NT। अगर हमने ये सिंबल यूज किया तो मतलब ये क्या हमारा टाइम एवरेज को डिफाइन कर रहा है। तो NT इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t टू t, जो भी सिग्नल आप ले रहे हैं जिसका आप एवरेज डिफाइन करना चाहते हैं n ऑफ t dt। देखिए सेम रिजल्ट है, ऐसा ही यूज करते हैं आप यहाँ, क्योंकि हम 2t टाइम ड्यूरेशन कह रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर 1/2t और ये -t से t ले लिया है। अगर हम यहीं पर -t/2 से t/2 लेते तो ये 1/t होता और ये -t/2 से t/2 होता। तो ये चीज़ क्या हमारे लिए, ये हमें दे रही है टाइम एवरेज ऑफ जो भी हमारा नॉइज प्रोसेस था n ऑफ t। तो टाइम एवरेज हम किसी एक ही सैंपल फंक्शन से डिफाइन करते हैं, एनसेम्बल एवरेज जितने भी सैंपल फंक्शंस हैं आपके उन सभी की किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पर आप वैल्यू के एवरेज को डिफाइन करते हैं, ये ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर हमें देखना हो कि क्या ये जो एनसेम्बल एवरेज है जिसको हमने नॉर्मल अपने एक्सपेक्टेशन फंक्शन डिफाइन किया, क्या ये दोनों एवरेजेस सेम हो सकते हैं, अगर हमें ये चीज़ देखनी है कि कब ये दोनों एवरेजेस सेम होंगे, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम देखें, मान लीजिए कि हम एनसेम्बल एवरेज इस टाइम t1 पे डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम कहें कि ये जितने भी सैंपल फंक्शंस हमने ले रखे हैं, अगर इन सैंपल फंक्शन की स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम का फंक्शन है, अगर हम ऐसा कहें कि इसकी जो भी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मीन कहें या मीन स्क्वायर वैल्यूज कहें, ये सभी अगर हम कहें कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर हम ऐसी कंडीशन ले लें कि इसकी इन सभी सैंपल फंक्शंस की स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन वेरिएंस ये सभी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उस केस में अगर आप t1 टाइम पर एनसेम्बल एवरेज डिफाइन करेंगे तो हो सकता है वो कुछ और आए, और अगर आप t2 टाइम पर अगर कोई दूसरा टाइम इंस्टेंट लेकर वहां पर अगर आप एनसेम्बल एवरेज डिफाइन करेंगे तो हो सकता है वो चीज कुछ और आए। मतलब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट रीडिंग जो हमने ली है वो इस इंस्टेंट पे ली है, दैट इज t2। तो t2 पर एक वोल्टेज हमारे पास ये है n1 ऑफ t2, दूसरी वैल्यू हमारे पास एक ये है, इसको हमने कहा n2 ऑफ t2 अप टू यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिली एट टाइम t2, अगर हम इस वैल्यू को कह रहे हैं इट इज n ऑफ t2। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये जो सैंपल फंक्शंस हैं, अगर इन सैंपल फंक्शंस की स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर टाइम के साथ चेंज होती जा रही हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको इस t1 टाइम पर जो एनसेम्बल एवरेज मिला था और जो t2 टाइम पर एनसेम्बल एवरेज मिलेगा, हो सकता है वो चीज़ें डिफरेंट हो। अगर ये एनसेम्बल एवरेज ही कांस्टेंट नहीं है तो ये चीज़ उस कंडीशन में कभी भी टाइम एवरेज के हमेशा इक्वल नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर हम लिखें यहाँ पर कुछ मैं ऐसे लाइंस के फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे आप रिवाइज जब करें तो आपको चीज़ें यहाँ से पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो अगर हम लिखें कि इफ फर्स्ट कंडीशन हम लिख रहे हैं कि इफ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल फंक्शंस आर changing with time,
देखिए ये जो एवरेज चेंज हो रहा है, जब आप किसी एक फिक्स्ड टाइम पर रीडिंग लेंगे तो उस रीडिंग से आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस रैंडम प्रोसेस की स्टैटिस्टिकल एवरेजेस चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, अगर स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सभी सैंपल फंक्शंस की टाइम के साथ चेंजिंग नेचर की हैं, देन it could not reflect by taking measurement at any fixed time, say t is equals to t1 or t2, but ensemble average will be different at different time instants, तो हमने पहले ये बात कर ली कि अगर स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इंडिविजुअल सैंपल फंक्शंस ले रहे हैं, एनसेंबल के जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, अगर उन सब के स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो उस कंडीशन में एनसेंबल एवरेज ही कांस्टेंट नहीं होगा। किसी एक टाइम पर कुछ एवरेज मिलेगा, दूसरे टाइम फिक्स टाइम पर देखेंगे तो कुछ और एवरेज मिलेगा। तो इस कंडीशन में इन दिस केस ensemble and time averages are different। ये समझ रहे हम। अब अगर हम कहें कि ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो सैंपल फंक्शंस हैं, अगर इनकी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, अगर हम ऐसा मान लें कि इनकी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब अगर हम यहां देखें एनसेंबल एवरेज या यहां देखें एनसेंबल एवरेज, वो एवरेज हमारा सेम आएगा। लेकिन क्या इस केस में हमारे जो एनसेंबल एवरेज हैं और टाइम एवरेज हैं, क्या उनकी वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी? तो देखिए यहां पर आपको यह समझना है कि जब हम टाइम एवरेज डिफाइन करते हैं तो हमने क्या कहा, टाइम एवरेज किसी एक ही सैंपल फंक्शन से आप डिफाइन करते हैं। आपका हो सकता है कि आप इस सैंपल फंक्शन को चुने टाइम एवरेज डिफाइन करने के लिए, हो सकता है आप इस सैंपल फंक्शन को चुने, किसी भी सैंपल फंक्शन को आप चुन सकते हैं। तो अगर हमारे ये प्रोसेसेस, अगर इनके टाइम के साथ स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रही, ठीक है, हमने कहा इसकी भी चेंज नहीं हो रही, इसकी भी चेंज नहीं हो रही, किसी की चेंज नहीं हो रही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सबकी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो। चेंज नहीं होना और सेम होना दो अलग अलग चीजें हैं। हमने कहा इन सभी की स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम से कांस्टेंट है, लेकिन वो स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कुछ और हो सकती हैं, इसकी कुछ और हो सकती हैं, इसकी कुछ और हो सकती हैं। इसलिए जो आप टाइम एवरेज चुनेंगे, टाइम एवरेज के लिए अगर आपने इस फंक्शन को चुना तो आपका टाइम एवरेज कुछ और आएगा, इस फंक्शन को चुना तो आपका टाइम एवरेज कुछ और आएगा, क्योंकि इनकी जो स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कांस्टेंट तो हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के सेम नहीं है। तो इसलिए अगर हम सेकंड कंडीशन डिफाइन करें, दैट इज if statistical characteristics of each sample function do not change with time, still time and ensemble averages may be different as time average is defined from a particular sample function and statistical characteristics of different sample functions can be different। तो देखिए हमने दो कंडीशंस देखी। अगर हमने पहली कंडीशन ये ली कि अगर स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे जितने भी सैंपल फंक्शंस हैं, अगर उन सब की कांस्टेंट नहीं है, तब तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर एनसेंबल एवरेज ही अलग अलग आएगा, मतलब एनसेंबल एवरेज कांस्टेंट वैल्यू होगी नहीं, इसलिए वो कभी भी हमेशा
टाइम एवरेज के बराबर नहीं हो सकता। फिर हमने सेकंड कंडीशन लिया कि अगर ठीक है सभी स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कांस्टेंट हैं जो हमारे सैंपल फंक्शंस हैं, लेकिन उन सभी सैंपल फंक्शंस की अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एंटायरली डिफरेंट हो सकती है। मतलब किसी की कुछ वैल्यू हो, किसी की कुछ वैल्यू हो, मीन की, ऐसा पॉसिबल है। तो उस केस में अगर आप टाइम एवरेज डिफाइन करने के लिए आप कौन सा उसमें से सैंपल फंक्शन चुन रहे हैं, इस पे चीज डिपेंड करती है। हो सकता है इसलिए आपका एनसेंबल एवरेज और टाइम एवरेज अभी भी क्या हो, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हो। तो आपको ये चीजें यहां पर समझनी है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये चीज आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। तो अगर हम यहां से डिफाइन करें, जैसे अभी हमने कहा कि सैंपल फंक्शन की स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो, तो ऐसे रैंडम प्रोसेस जिनके सैंपल फंक्शन या जिसको हम कहें जिसकी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो ऐसे रैंडम प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं स्ट्रिक्ट रैंडम प्रोसेस, मतलब स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। तो इसको अगर हम लिखें, कुछ एक पॉइंट्स हम लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें। तो आपने डिफाइन किया, दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, इफ statistical characteristics of random process are independent of time, then the process is said to be stationary प्रोसेस। अब यहां पर हम लिख देते हैं इफ ऑल। अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, मतलब सिंपली अगर स्टेशनरी प्रोसेस आपने कहा, तो जिसकी सभी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे मीन हो, सेकंड मोमेंट हो, थर्ड मोमेंट हो, जितने भी ऑर्डर का मोमेंट देख लें, चाहे हम ओरिजिन के अबाउट मोमेंट देख लें या हम मीन के अबाउट मोमेंट देख लें, वो सभी मोमेंट, सभी हमारे स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम से अगर इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, स्टेशनरी प्रोसेस। अगर यहीं पर हम लिखें कि इफ एनसेंबल एंड टाइम एवरेजेस फॉर अ रैंडम प्रोसेस इज सेम, then it is known as ergodic process। ergodic process। तो ergodic process और stationary process, ये दो हमारे कीवर्ड्स, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगी, कांस्टेंट होगी। और ergodic का मतलब है कि एनसेंबल और टाइम एवरेजेस हमारे हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो अभी हमने ये देख लिया कि अगर कोई प्रोसेस स्टेशनरी हो, अभी हमने यही बात की कि अगर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन उस केस में भी जरूरी नहीं है कि हमारा टाइम एवरेज और एनसेंबल एवरेज सेम आए, क्योंकि हमने कहा कि हो सकता है डिफरेंट सैंपल फंक्शन की स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो, जो कांस्टेंट तो है लेकिन अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे केस में इसलिए आप लिख सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस एर्गोडिक है, अगर कोई प्रोसेस एर्गोडिक है, तो इसका मतलब है कि सर्टेनली उसमें क्या होगा आपकी, क्योंकि एनसेंबल और टाइम एवरेजेस सेम है, तो डेफिनेटली वो स्टेशनरी तो होगा ही। तो अगर कोई प्रोसेस स्टेशनरी है, देन इट विल बी स्टेशनरी ऑलवेज ट्रू। लेकिन अगर आप कहें कि कोई प्रोसेस आपकी स्टेशनरी है, आपको सिर्फ इतना पता है कि स्टेशनरी है, अगर कोई प्रोसेस स्टेशनरी है, तो उस कंडीशन में आप ये सर्टेनली नहीं कह सकते कि जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली एर्गोडिक भी होगी, क्योंकि हमने रीजन देख लिया उसका। तो स्टेशनरी है तो क्या हो सकता है, ये हमारा मे और मे नॉट बी एर्गोडिक। तो ये चीज समझेंगे हम पहले, ठीक है। अब यहां से जैसे मान लीजिए कि ये जो हमने बात की एर्गोडिसिटी की, अगर यहां पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ईजी एग्जाम्पल है कि हमारे पास कोई सिग्नल है Vt, हमारा रैंडम प्रोसेस है, इट इज इक्वल्स टू से cos ओमेगा नॉट t and plus phi, where this phi is a random variable for which PDF is given as f phi of theta is equals to 1 upon 2 pi in the interval when theta varies from minus pi to pi। अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है, अगर हमें देखना होता कि ये जो प्रोसेस हम डिफाइन कर रहे हैं ये स्टेशनरी है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा?
अगर हम इसके मोमेंट्स निकाल कर देखें, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, सेकंड ऑर्डर मोमेंट, अगर सभी मोमेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आएंगे तो उस केस में हम कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारी कैसी है, ये हमारा एक स्टेशनरी प्रोसेस है। तो अगर हम एनसेम्बल एवरेज डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइन करते हैं, तो अगर हम डिफाइन करें फॉर अ फिक्स्ड टाइम t1, t इज इक्वल्स टू t1 अगर हमने ले लिया, तो इस वोल्टेज की वैल्यू v ऑफ t1 वैल्यू कितनी होगी, cos ओमेगा नॉट t1 एंड प्लस 5। ठीक है ये चीज। अब अगर हम इस सिग्नल के लिए अगर हम देखना चाहते हैं इसका एनसेम्बल एवरेज, तो अभी आपने लिखा एनसेम्बल मीन अगर हम देखना चाहते हैं इसके लिए, फर्स्ट मोमेंट अगर हम देखना चाहते हैं, तो फर्स्ट एनसेम्बल एवरेजेस हमने डिफाइन किया, एनसेम्बल एवरेज फर्स्ट हम अगर डिफाइन करें एक्सपेक्टेशन ऑफ v ऑफ t1, तो ये वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइन करते हैं आप, ये जो भी फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यूज होंगी, रैंडम वेरिएबल हमारा फाई है जिसकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, थीटा के टर्म्स में ये वैल्यूज ले रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, जिसका भी हमें निकालना है cos ओमेगा नॉट t1 प्लस थीटा इनटू आप क्या लिखते हैं f थीटा, जो भी आपके पास गिवन है पीडीएफ, इस पीडीएफ की वैल्यू कितनी है 1/2 पाई, लेकिन ये सिर्फ माइनस पाई से पाई के बीच में, तो इस लिमिट को हम चेंज करके इस लिमिट को हम कर लेते हैं माइनस पाई टू पाई, और पीडीएफ की वैल्यू कांस्टेंट है उस ड्यूरेशन में, तो हमने उसको बाहर ले लिया और इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब आप अगर देखें ये कॉस का फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये अगर हम देखें टोटल फेज एंगल जब हम 2 पाई से वेरी कर देंगे तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कॉस के फंक्शन को एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, और आप जानते हैं कॉस हो या साइन हो, पूरे एक टाइम के लिए अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो जितना पॉजिटिव हाफ उतना ही नेगेटिव हाफ, इसलिए ये एरिया कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो यहां से आप अगर देखते तो ये रिजल्ट क्या मिलता आपको, 0 मिलता। अगर आप इसका सेकंड मोमेंट डिफाइन करते हैं, एनसेम्बल एवरेज ऑफ, अगर आपने डिफाइन किया एनसेम्बल एवरेज ऑफ v स्क्वायर t1, अगर v स्क्वायर t1 डिफाइन करते तो क्या वैल्यू होती, फिर से आप ये जो आपके पास फंक्शन है v t1, इसका आप स्क्वायर लेते और उस स्क्वायर को इंटीग्रेट करते पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो क्योंकि ये पीडीएफ आपका फिर से माइनस पाई से पाई ही डिफाइंड है, नॉन जीरो वैल्यू, तो आपने लिखा 1/2 पाई कांस्टेंट को बाहर करके इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t1 प्लस थीटा डी थीटा। अब यहां से अगर आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा को आप और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते फर्दर तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट t1 एंड प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हमें इंटीग्रेट करना होता थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन में दो टर्म्स आते हैं, एक बार 1/2 इंटू डी थीटा और एक बार ये कॉस डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। तो फिर से ये जो कॉस वाला पार्ट है, अगर आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से पाई तक, पहले इसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा था, अब ये 2 थीटा आपने अगर कर लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, मतलब टाइम पीरियड हाफ हो गया। तो अब इस माइनस पाई से पाई के बीच में इसके 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी भी इंटीजर नंबर्स ऑफ टाइम पीरियड के लिए अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब आप यहां से लिख सकते थे कि जो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी इस एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ v1 स्क्वायर ऑफ t1 की, ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1/2 पाई था, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया था, और सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा दैट इज डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा में जब लिमिट्स पुट करेंगे माइनस पाई से पाई तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 पाई। तो अगर आप देखें तो 2 पाई और 2 पाई कैंसल्ड और ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1/2 मिल गई। तो देखिए पहले हमने फर्स्ट मोमेंट डिफाइन किया, फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। हमने सेकंड मोमेंट डिफाइन किया, वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। क्या इन दोनों में कहीं भी टाइम का कोई फंक्शन आ रहा है, जैसे आपने t1 टाइम पर अगर निकालना शुरू किया है तो क्या t1 का कोई टर्म आया, नहीं आया। तो ऐसे ही आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इसके हम आगे भी जितने मोमेंट्स देखेंगे वो सभी मोमेंट्स हमारे टाइम से इंडिपेंडेंट हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा क्या है, एक स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। तो यहां से आप लिखेंगे कि सिमिलरली it can be shown that all ensemble averages are independent of time
hence the process is stationary। ठीक है ये। अब अगर यहीं पर आप देखते कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये जो फाई है, अगर हम इस फाई की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू लें, अभी ये रैंडम वेरिएबल अगर हमने डिफाइन किया है फाई जो माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो आपने देखा कि ये प्रोसेस स्टेशनरी है। अगर हम यहीं पर फॉर फाई इज इक्वल्स टू एनी फिक्स्ड वैल्यू अगर हम देखें, अगर मान लीजिए हम यहां पर केस 2 ले लेते, केस 2 फाई इज कांस्टेंट वैल्यू से इट इज 45 डिग्री, तो उस केस में जो आपकी वीटी वोल्टेज की वैल्यू होती है क्या होती, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी एंड प्लस 45 डिग्रीज। तो अब अगर आप इसका किसी एक टाइम पर एनसेंबल देखना चाहेंगे एवरेज, तो देखिए अब ये चीज़ हमारी रैंडम रही ही नहीं, ये हमारा सिग्नल कैसा है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। तो अगर आप इसके लिए अगर आप एवरेज डिफाइन करते हैं, एनसेंबल एवरेज ऑफ वी टी वन, अगर वी टी वन डिफाइन करते हैं मतलब एक्सपेक्टेशन आपको लेना होता कॉस ओमेगा नॉट टी वन प्लस 45 डिग्रीज। तो अब क्योंकि ये रैंडम नहीं है, अगर ये रैंडम नहीं है तो एक्सपेक्टेशन के बाहर आएगा और आप एक्सपेक्टेशन सिर्फ 1 का डिफाइन करेंगे और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन सेम वैल्यू, मतलब अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा नॉट टी वन एंड प्लस 45 डिग्रीज। तो आपको दिख रहा है कि ये जो चीज़ है इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों नहीं कह रहे हम, क्योंकि अगर यहाँ पर T1 ले रहे हैं तो ये T1 आया, अगर हम T2 टाइम पर देखते तो यहाँ T2 आता, T3 टाइम पर देखते तो T3 आता, तो ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए आप कहेंगे कि एनसेंबल एवरेज टाइम का फंक्शन है, तो ये जो प्रोसेस अब हमारी है ये प्रोसेस कैसी है हमारी, इट इज़ नॉट एन स्टेशनरी, नॉट ए स्टेशनरी प्रोसेस। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि इस एग्जाम्पल से तो चीज़ है आपको ठीक से क्लियर नहीं होगी, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर कोई प्रोसेस स्टेशनरी नहीं है, जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये प्रोसेस स्टेशनरी नहीं है, तो अगर कोई प्रोसेस स्टेशनरी नहीं हो, हम उस नॉन स्टेशनरी प्रोसेस को स्टेशनरी बना सकते हैं अगर हम उसके फेज को रैंडमली वेरी करने लग जाएं। जैसे हम यहाँ पर क्या किया हमने, जो हम यहाँ फेज को फिक्स्ड रख रहे हैं, अगर हम इस फेज एंगल को रैंडमली हम वेरी करने लग गए तो हमने देखा कि यही प्रोसेस अब क्या हो गई थी, स्टेशनरी प्रोसेस थी। तो अगर कोई प्रोसेस स्टेशनरी नहीं है तो उसके फेज एंगल को रैंडमली वेरी करके हम उस प्रोसेस को क्या बना सकते हैं, स्टेशनरी भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली। एक और चीज़ थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके जो भी नॉइज़ प्रोसेस है आपकी, आप उसको डिफरेंट टाइप के अगर मीटर से पास कर रहे हैं रीडिंग लेने के लिए, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको समझना है कि कहाँ पर आप कौन सा एवरेज डिफाइन करेंगे। तो उसको देख लेते हैं हम एक बार। फिर हम यहाँ से जो हमने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज़ का जो डिस्कशन किया है उसको बहुत ही प्रिसाइज वे में यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमें यूज़ करना है उन चीज़ों को, और ये बिल्कुल ही आपका इसके बाद ये चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। और जितने भी हमने अभी तक जो टॉपिक्स किए हैं अब उन सभी को हम क्वेश्चंस के थ्रू डील करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो अपनी कोशिश है कि 20 नवंबर तक हम अपने सिलेबस को एंड करें, कम्युनिकेशन के सिलेबस को, तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ प्रोसेस VT representing ergodic random process with zero mean and variance sigma square is measured, या इस प्रोसेस को हम वोल्टेज लिख दें, अ वोल्टेज V of t representing ergodic random process with zero mean and variance sigma square is measured। आप इसको मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट मेजर कर रहे हैं आप किस में, बाय अ DC मीटर। सेकेंड आप मेजर कर रहे हैं बाय अ ट्रू RMS मीटर, और थर्ड आप मेजर कर रहे हैं बाय अ मीटर which first square VT and then reads its DC value।
तो अगर आपको बताना है कि इन तीनों मीटर्स की रीडिंग क्या होगी, आपने एक प्रोसेस VT अप्लाई किया जो हमारा कैसा एक एर्गोडिक प्रोसेस है, और उस केस में उसको हम मेज़र कर रहे हैं, उसको किसके थ्रू, अगर आप एक DC मीटर से मेज़र करेंगे तो DC मीटर क्या मेज़र करता है, जैसे अगर आपको DC वैल्यू डिफाइन करनी होती है किसी सिग्नल की, तो हमने क्या देखा है, एरिया इन वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। मतलब अगर आप देखें तो DC मीटर क्या मेज़र करेगा, ये मेज़र करेगा टाइम एवरेज ऑफ VT। तो अगर आप देखें टाइम एवरेज ऑफ VT, ये चीज़ हमें मेज़र करेगा ये DC मीटर। अब अगर हम देखें इसको आप कह सकते हैं मीन, ठीक है, ये हमारे मीन को मेज़र कर रहा है। अब अगर हम कह रहे हैं कि प्रोसेस हमारा कैसा है, हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारी एर्गोडिक प्रोसेस है। तो अगर प्रोसेस एर्गोडिक है तो टाइम एवरेज और एंसेंबल एवरेज क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, एंसेंबल एवरेज ऑफ VT। और ये एंसेंबल एवरेज क्या बता रहा है, हमारा मीन बता रहा है। तो मीन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0 मीन। अगर हमें बता दिया गया कि मीन की वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब DC मीटर क्या मेज़र करेगा, 0 वोल्ट्स। अब अगर हम देखें ट्रू RMS मीटर, तो RMS मीटर का क्या मतलब है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है, आप स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का पहले मीन लीजिए और उस मीन का फिर अंडर रूट लीजिए। तो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का मीन लेना मतलब, अगर आप देखें तो स्क्वायर्ड वैल्यू का मीन लेना मतलब आप V² की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टाइम एवरेज, और उसका क्या लेना है आपको, अंडर रूट लेना है। तो फिर से ये जो टाइम एवरेज है ये करेस्पॉन्डिंग एंसेंबल एवरेज के बराबर होगा, मतलब एंसेंबल एवरेज ऑफ V²T इसके बराबर होगा, और इसका क्या लेना है आपको, अंडर रूट लेना है। अब अगर हम देखें तो ये जो हम लिख रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ V²T, या हम अगर लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x², तो हम जानते हैं ये टोटल पावर की वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा स्क्वायर प्लस, या x लिख लें हम म्यू x², मतलब AC पावर सिग्मा x² और प्लस DC पावर दैट इज जो भी आपका मीन है उसका स्क्वायर। तो अगर हम कह रहे हैं कि मीन 0 है, अगर मीन 0 है तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x² किसके बराबर होगा, सिग्मा x² के बराबर होगा। मतलब ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x²। सिग्मा x² की वैल्यू कितनी गिवन है, अगर हम मान लें कि ठीक है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ही लिया हमने, तो ठीक है यहाँ लिख देते हैं सिग्मा। अगर मान लीजिए हम यहाँ डिफाइन कर देते सिग्मा x² इज इक्वल्स टू, अगर हम डिफाइन कर देते 9, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाती, 3 वोल्ट्स आ जाती। तो ये हमने देखा ट्रू RMS मीटर। अब जैसे यहाँ पर आप देखें ये थर्ड मीटर क्या है, पहले स्क्वायर करेगा और स्क्वायर करने के बाद क्या करेगा, उसकी DC वैल्यू लेगा। मतलब ये सेम है, स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन ले रहा है, मतलब आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है, अंडर रूट नहीं लगाना है। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, V²T का टाइम एवरेज, यही इसकी DC वैल्यू देगा। तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या होगी, एंसेंबल एवरेज ऑफ V²T दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा x², और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 9। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम समझेंगे कि किस मीटर में हम क्या रीडिंग ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू देखनी होगी। तो एंसेंबल एवरेज और टाइम एवरेज अगर सेम है तो प्रोसेस हमारा कैसा है, एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस है। यहीं पर अगर हम जैसे हमने डिफाइन किया स्टेशनरी प्रोसेस, उसी में आगे हम देखेंगे एक और, हम उसका क्लासिफिकेशन वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। तो ठीक है, उसको करने से पहले अब जैसे थोड़ा सा आप अगर रिकॉल करें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, हमने देख रखा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अगर हम किसी पावर सिग्नल्स के लिए देखे थे, क्योंकि हमने दोनों टाइप में देखा था, अगर सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल है तो उसके लिए ऑटो कोरिलेशन कैसे लिखेंगे, पावर सिग्नल है तो कैसे लिखेंगे। तो अगर आपका xt कोई पावर सिग्नल था तो वहां पर आपने लिखा था ऑटो कोरिलेशन फंक्शन Rxx ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 टू प्लस t/2 x ऑफ t एंड x ऑफ t प्लस टाउ dt। ये लिखा था हमने, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम नॉइज प्रोसेस के लिए डिफाइन करते हैं, तो अगर हम कहें फॉर अ नॉइज प्रोसेस अगर हमने डिफाइन किया, लेट इट इज n ऑफ t, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन सिंपली हम अगर r ऑफ टाउ लिखें, देन इट इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस t/2 टू प्लस t/2 n ऑफ t एंड n ऑफ t प्लस टाउ dt। ये चीज ठीक है, इसको हमने कहा कि ये क्या हमारा r ऑफ टाउ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनी नॉइज प्रोसेस n ऑफ t। तो ये एक चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देख ली हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की अभी तक। जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज दैट आर, फर्स्ट हमने देखा कि जो r ऑफ टाउ की वैल्यू होगी एट टाउ इक्वल्स टू 0, ये हमारी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और ये वैल्यू हमें क्या देती है, अगर हम पावर सिग्नल्स के लिए देख रहे हैं तो ये हमें पावर की वैल्यू देती है, एनर्जी सिग्नल के लिए देखते हैं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू देती है।
तो अगर हम पावर सिग्नल की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इट इज पावर ऑफ सिग्नल एन ऑफ टी। आप यहां से भी देख सकते हैं अगर आपने टाउ को 0 पुट कर दिया तो ये एन स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये चीज हमें पावर देगी किसके लिए, सिग्नल एन ऑफ टी में जो भी पावर होगा। तो आप लिख सकते हैं आर ऑफ टाउ एट टाउ इक्वल्स टू 0 इज पावर ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट आपने लिखा था कि ये हमारा इवन फंक्शन है, मतलब आर ऑफ माइनस टाउ इज इक्वल्स टू आर ऑफ टाउ, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की हम अगर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें इसमें हमने लिखा था कि हमेशा जो आर ऑफ 0 की वैल्यू होगी ये हमेशा बड़ी या इक्वल होगी दूसरे किसी भी वैल्यू के लिए। अगर आप देखते हैं आर ऑफ टाउ, टाउ की दूसरी किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो हमेशा इन सभी वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल टू होगी हमारे आर ऑफ 0 की वैल्यू। आपने और जो चीज़ें लिखी थी, जैसे आपने ये लिखा था कि इफ एक्स ऑफ टी पीरियोडिक होगा, अगर एक्स ऑफ टी पीरियोडिक होगा तो उसका जो ACF आएगा, इट्स ACF इज ऑल्सो पीरियोडिक, ये भी हमारा पीरियोडिक होगा विथ सेम फ्रीक्वेंसी, विथ सेम फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ हमने लिख ली थी। यहाँ पर एक और चीज़ हम लिख लेते हैं कि इफ आर ऑफ टाउ इज 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ टाउ, देन देखिए यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं आर ऑफ टाउ हमने किसको डिफाइन किया है यहाँ पर, अगर आप देखें तो हम ये एक प्रोडक्ट ले रहे हैं एन टी और एन ऑफ टी प्लस टाउ का, और इस प्रोडक्ट का हम एवरेज डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम कह रहे हैं कि इस आर ऑफ टाउ की वैल्यू क्या है, 0 है, अगर ये चीज़ हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इफ आर ऑफ टाउ इज 0 फॉर सम टाउ देन एन टी एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ आर अनकोरिलेटेड, आर अनकोरिलेटेड। अब इसको समझेंगे हम कि ऐसा हमने क्यों लिखा। अभी जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल्स होते थे x एंड y। अगर आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो वहां पर आप कैसे डिफाइन करते हैं, कोवेरिएंस। अगर आप डिफाइन करते हैं कोवेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y, तो आपने क्या लिखी थी ये चीज, आपने लिखा था एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ x माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई, ऐसा लिखा था आपने। अब यहीं पर अगर हम म्यू एक्स और म्यू वाई को 0 मान लें, देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को आपने और एक्सप्रेस कर लिया था ऐसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई, ये हमने देख लिया था। अगर आप इसको ओपन करते x इंटू वाई, फिर x इंटू म्यू एक्स इंटू वाई एंड म्यू एक्स इंटू म्यू वाई, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता। तो ये हमारे पास रिलेशन है कि कोवेरिएंस अगर हम x और y का लिख रहे हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई। अगर हम कहें कि म्यू एक्स या म्यू वाई या दोनों वैल्यूज अगर 0 है तो ये टर्म नहीं आएगा, तो उस केस में हमारा जो कोवेरिएंस है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम लिखें कि अगर हम कोवेरिएंस देखना चाहते हैं, किसका देखना चाहते हैं हम, अगर हम 2 रैंडम वेरिएबल्स के लिए, आपने ये देखा था कि रैंडम प्रोसेस की अगर हम वैल्यूज डिफाइन कर दें किस इंस्टेंट पर तो रैंडम वेरिएबल है। तो अगर हम कोवेरिएंस देखना चाहते हैं एन ऑफ टी एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ का, अगर आप एन ऑफ टी और एन ऑफ टी प्लस टाउ का कोवेरिएंस देखना चाहते हैं, और जहां पर हमने मान लिया कि इनका मीन, इनके लिए अगर हम ये मान लें कि मीन की वैल्यू कितनी है अगर 0 है, तो इसी रिजल्ट से इसके कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी आती, इसको आप क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई दैट इज एन टी इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ, माइनस ये वैल्यू हमारी 0 होती तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें कि ये जो एक्सपेक्टेशन फंक्शन है जो हमें एन टी एन ऑफ टी प्लस टाउ क्या हम प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन लिख रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं एनसेम्बल एवरेज ऑफ एन टी इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ। ये हमें क्या देगा, कोवेरिएंस की वैल्यू देगा। अब अगर हम किसी एर्गोडिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहां से अगर आप देखें तो ये जो चीज आपने डिफाइन की है ये यही टर्म है एन टी और एन ऑफ टी प्लस टाउ, और इस चीज का आप अगर देखें तो हम ये टाइम एवरेज डिफाइन कर रहे हैं। हमने टाइम एवरेज इसी टाइम से डिफाइन किया था 1/t माइनस t/2 टू t/2 जितना ड्यूरेशन है जिसका एवरेज आप डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो ये आर एक्स ऑफ टाउ हमें क्या दे रहा है, ये इट इज टाइम एवरेज ऑफ एन टी एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ, और ये चीज हमें क्या दे रही है, एनसेम्बल एवरेज ऑफ सेम वैल्यू एन टी इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ। तो अगर हम कहें कि हमारा प्रोसेस अगर एर्गोडिक प्रोसेस है तो उस केस में ये एनसेम्बल एवरेज और ये टाइम एवरेज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां पर अगर हम लिखें कि इफ द प्रोसेस इज एर्गोडिक, अगर एर्गोडिक प्रोसेस है तो उस केस में एनसेम्बल एवरेज और टाइम एवरेज सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहां पर
देयरफॉर आर ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू, या तो हम लिखे एंसेम्बल एवरेज दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 और nt इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ dt, या फिर हम इसी को और क्या लिख लें, एंसेम्बल एवरेज ऑफ nt इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ लिख लें। तो इसलिए ये हमारे पास रिजल्ट है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमें मिली, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ nt एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ, जिसको हमने कहा कि ये चीज हमें क्या दे रही है, कोवेरियंस दे रही है। किस किस का, nt और एन ऑफ टी प्लस टाउ का कोवेरियंस दे रही है। तो अब अभी हम ये जो लाइन हमने लिखा कि अगर हम कहें कि इस r ऑफ टाउ की वैल्यू 0 है, अगर किसी चीज का कोवेरियंस 0 होता है तो आप क्या कहते हैं, वो दोनों रैंडम वेरिएबल्स आपस में कैसे हैं, अनकोरिलेटेड हैं। तो इसलिए अगर आपने इस r ऑफ टाउ की वैल्यू फाइंड की, जो अपने आप में एक्सपेक्टेशन है nt और एन ऑफ टी प्लस टाउ का, जो रिप्रेजेंट करता है कोवेरियंस ऑफ nt एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ, इफ दिस वैल्यू is 0 for any particular value of tau, then we can say that these random variables nt and n of t plus tau are uncorrelated। वही चीज हमने यहाँ लिखी है कि अगर हमारा tau 0, अगर r of tau आ जाए तो हम कह सकते हैं कि nt और n of t plus tau कैसे हैं, अनकोरिलेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये नॉइज प्रोसेस अगर शो कर रहे थे कि आपके पास ये ऐसा कुछ भी वेरिएशन हो रहा है, तो अगर ये प्रोसेस अनकोरिलेटेड है, मतलब अगर आपको यहाँ पर nt, आपको अगर ये पता है कि आपने ये कोई टाइम इंस्टेंट डिफाइन किया t, अगर आपको ये nt पता है तो आप n ऑफ t प्लस टाउ, यहाँ पर अगर हम कोई एक टाइम डिस्टेंस टाउ के बाद अगर ये पॉइंट है t और ये पॉइंट है t प्लस टाउ, अगर यहाँ पर हम वैल्यू देखें, इस वैल्यू को अगर हम कह रहे हैं n ऑफ t प्लस टाउ, तो ये दोनों वैल्यूज अनकोरिलेटेड है। मतलब चाहे आप ये टाउ की वैल्यू कितनी ही छोटी ले लें, आपका ये nt को देखकर आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि n ऑफ t प्लस टाउ कैसा होगा। तो यही चीज़ है, एर्गोडिक प्रोसेस अगर है तो आपके एंसेम्बल एवरेज और टाइम एवरेज दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए आपने या तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को एंसेम्बल एवरेज ऑफ nt एंड ऑफ t प्लस टाउ कहा, या फिर वो चीज़ सेम आ गई किसके, या आपने टाइम एवरेज कहा या एंसेम्बल एवरेज कहा। तो अगर ये एवरेज 0 है मतलब कोवेरियंस 0 है, कोवेरियंस 0 है इसका मतलब अगर आपको nt की वैल्यू पता हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं वैल्यू किसकी, n ऑफ t प्लस टाउ की। तो इसके नॉलेज से आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, चाहे इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस टाउ कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो यहाँ पर जैसे हमने स्टेशनरी प्रोसेस डिफाइन किया, उसी की अगर हम एक अगर कैटेगरी डिफाइन कर दें जिसको आप नाम देते हैं वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। तो अभी देखिए हमने स्टेशनरी में ये लिखा था डेफिनेशन में कि जिसकी सभी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए टाइम से, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वाइड सेंस स्टेशनरी में हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं और उनके अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई हो गए वो दोनों टर्म्स, तो आप कहेंगे कि सिस्टम जो प्रोसेस है आपकी वो वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है। इसको देख लेते हैं एक बार हम। तो यहां से चीजें आपको टफ नहीं लगनी चाहिए, इजी चीजें हैं, थोड़ा इजीली ही समझेंगे इनको आप। नोट्स लेकिन आपके होने, मैं बार बार बोलता हूं, बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप आगे कभी भी देखना चाहते हैं, नोट्स अगर नहीं बने आपके तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए नोट्स आप अगर लिख रहे हैं तो फिर आपको बहुत एडवांटेज है। तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं वाइड सेंस स्टेशनरी। दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट, मीन मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज मीन मतलब एंसेम्बल ऑफ जो भी प्रोसेस आप ले रहे हैं ये वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर हम लिख रहे हैं आर ऑफ t1 t2, आर ऑफ t1 t2 लिखने का मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर हम एक प्रोसेस की वैल्यू लिख रहे हैं t इक्वल्स टू t1 और फिर उसी प्रोसेस की वैल्यू लिख रहे हैं t इक्वल्स टू t2, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर r ऑफ t2 माइनस t1 वेयर, या आप इसको लिख लें r ऑफ टाउ वेयर टाउ इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। इसको समझते हैं हम कि अगर हम कहें कि अगर हमारा ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है, अगर ये t1 t2 का फंक्शन नहीं होकर अगर हम ये देखना चाहते हैं कोवेरियंस, मान लीजिए t1 पर
जैसे मान लीजिए T1 हमने सेलेक्ट किया 4 सेकेंड्स और T2 हमने सेलेक्ट किया अगर 7 सेकेंड्स, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 सेकेंड्स का है। तो अगर आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऐसा है कि T1 T2 की वैल्यू चाहे आप कुछ भी लें, लेकिन अगर उनके बीच का डिफरेंस अगर 3 रहे तो अगर वो हमेशा सेम आए तो ऐसे आप कहेंगे कि उस केस में R T1 T2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं R ऑफ टाउ दैट इज T2 माइनस T1। मतलब चाहे हम T1 T2 की वैल्यू 4 7 ले लें, या हम 5 8 ले लें, या हम 3 6 ले लें, या हम 9 12 ले लें, उन सभी की वैल्यूज हमें क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। मतलब जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हो वो दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस पर बस डिपेंड करे, इंडिविजुअल टाइम इंस्टेंट्स पर अगर डिपेंड नहीं करे, तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई कि अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इंडिविजुअल टाइम इंस्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करके उनके बीच के टाइम डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, और अगर उस प्रोसेस की मीन वैल्यू कांस्टेंट है, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो हम क्या कहेंगे उसको, वो हमारा एक वाइडसन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है। अब जैसे ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर आप देखते हैं वाइडसन स्टेशनरी प्रोसेस के लिए, आपको एक और चीज देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे अगर आप डिफाइन करें कि लेट n ऑफ t इज अ वाइडसन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, ठीक है। अगर हमारे पास ये मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक ये वाइडसन स्टेशनरी ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है ये। अब अगर इसमें डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पर अगर हम इसकी वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये और ये चीज़ हमारे पास ऐसी, अगर आपने इसमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स पर अगर आपने इसकी वैल्यूज को सैंपल किया, मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं n, दिस वेक्टर कंटेन्स द सैंपल्स ऑफ दिस n ऑफ t एट पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास इस सैंपल में क्या है, ये हमारे पास इस सैंपल में n ऑफ t1 है, n ऑफ t2 है, n3 t3 अप टू सो ऑन एट से n ऑफ और n ऑफ tn। ये हमने क्या किया, ये हमने एक रैंडम प्रोसेस लिया और हमने सपोज यहाँ पर हमने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी, ये हमारे पास t इज इक्वल्स टू t1 है। यहाँ पर हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दी, इसको क्या कहेंगे हम, इट इज़ n ऑफ t1। हमने एक कोई फिक्स्ड इंटरवल लिया, मान लीजिए कि हम ये टाइम इंस्टेंट ले रहे हैं अब t2, ये t2 लिया हमने और यहाँ पर हमने वैल्यू देखी, ये वैल्यू कितनी है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, n ऑफ t2। ये जो डिस्टेंस हमने लिया, अगर हम इस डिस्टेंस को फिक्स रखें, मान लीजिए हम इस डिस्टेंस को नाम दे रहे हैं टाउ, अगर ये डिस्टेंस है हमारा टाउ, तो t2 से टाउ दूर, मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है आपका t3, फिर से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, टाउ होना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यू आ गई इसको आपने क्या नाम दे दिया, n ऑफ t3 नाम दे दिया। तो ऐसे अगर आपने कोई एक नाइस प्रोसेस ली जो वाइडसन स्टेशनरी प्रोसेस है, और अगर हम उसके सैंपल वैल्यूज को डिफाइन कर दें फ्रॉम, अगर हम ये सैंपल्स ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेकर के अगर हमने tn तक टोटल n सैंपल्स अगर हमने लिए हैं, तो अगर आप ये वेक्टर डिफाइन कर दें कि आपका वेक्टर क्या है, इट इज कंटेनिंग सैंपल्स ऑफ दिस रैंडम प्रोसेस एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, वेयर ये जो टाइम इंस्टेंट्स हैं ये कैसे रिलेटेड हैं, t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस टाउ, t3 इज इक्वल्स टू t2 प्लस टाउ लिखें, ये चीज़ हमारी, और हम क्या समझ सकते हैं क्या चीज़ है हमारी, t2 से टाउ बड़ा मतलब t1 से 2 टाउ बड़ी चीज़ है। ऐसे ही आप अगर t4 लिखते तो या तो आप लिखते t3 प्लस टाउ, या आप लिखते t2 प्लस 2 टाउ, या आप लिखते t1 प्लस 3 टाउ। तो ऐसे अगर आप देखें तो अगर हम लिखेंगे tn, तो tn इंस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे आप ये t2 देख रहे हैं तो t1 में 1 टाउ ऐड हो रहा है, अगर t3 देख रहे हैं तो t1 में 2 टाउ ऐड हो रहा है। ऐसे ही अगर आप tn देखेंगे तो tn की वैल्यू क्या होगी, t1 प्लस n माइनस 1 इंटू टाउ, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो अगर हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करें, अगर हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करें जिस मैट्रिक्स में हम एक्सपेक्टेशन लें, किस एक्सपेक्टेशन आप किसका लेंगे, ये जो आपके पास आपने ये वेक्टर डिफाइन किया, अगर हम इसमें हर पेयर के एक्सपेक्टेशन को, मतलब हर पेयर के ऑटो कोरिलेशन को अगर हम डिफाइन करें, जैसे हमने NT1 का एक बार NT1 के साथ हमने देख लिया पेयरिंग करके, फिर NT1 का N2T के साथ पेयरिंग हो सकती है, NT1 की NT3 के साथ हो सकती है, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उन सभी पेयर्स को अगर हम यहाँ पर लिखें इस मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पर आपने लिखा NT1 NT1, फिर आपने NT1 का पेयर आप किसके साथ ले सकते हैं, NT2 के साथ, फिर आपने NT1 का NT3 के साथ लिया, अप टू ऐसे आप कितने के साथ ले सकते हैं, फाइनली आपके पास क्या चीज़ आएगी, जो लास्ट है आपका उसको आपने NTN नाम से डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी
सभी पेयरिंग्स को डिफाइन कर दे और उन सभी पेयरिंग्स के अगर आप एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो आप जानते हैं कि ये जो कोवेरियंस होगा ये हमारे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स बनेगा जो इन सभी एक्सपेक्टेशन फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है उस मैट्रिक्स को आप नाम देते हैं ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो यहां से अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ऐसे ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है ये लास्ट टर्म हमारे पास NT1 का हम देख रहे हैं किसके साथ NTN के साथ। ऐसे ही सेकंड आपकी जो वैल्यू आएगी इस सेकंड टर्म की पेयरिंग कीजिए सभी के साथ। तो पहला हमारा NT2 NT1 NT2 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 NT3 एंड सो ऑन अप टू NT2 NTN। ऐसे ही अगर आप देखते जाएं ये आपके पास NT3 के साथ सबके पेयर्स आएंगे। NT1 का है, NT3 NT2 है, NT3 NT3 है एंड सो ऑन अप टू NT3 NTN। ऐसे अगर आपने डिफाइन किया तो सपोज ये हमारे पास लास्ट टर्म है किसके साथ देखेंगे अब हम NTN के साथ। तो ये NTN NT1 NTN NT2 एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म आएगा हमारे पास वो NTN NTN। ये हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं जो इन सभी पेयर्स के ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इन सभी के एक्सपेक्टेशन अगर हम डिफाइन करें तो ये वैल्यू हमारी कहलाती है। इसको हम नाम देते हैं ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स। सिंपली मैं R ऑफ टाउ से लिख रहा हूँ, N है तो RNN ऑफ टाउ आप लिख सकते हैं, ठीक है ये। तो अगर आप देखें अगर हम ये एक्सपेक्टेशन इस NT1 पर अप्लाई करेंगे, अभी देखिए हमने क्या लिखा है कि हमारा जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आएगा हमने ये देखा था R ऑफ टाउ, ये वैल्यू क्या होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ N ऑफ T एंड N ऑफ T प्लस टाउ, ठीक है। तो अभी हमने ये कहा कि वाइड सेंस स्टेशनरी अगर है तो T1 T2 क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, उसी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहां देखा आपने ये भी NT1 है और ये भी क्या है NT1 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0 है। तो जब आप इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे NT1 का एक्सपेक्टेशन तो इस चीज को आप और कैसे लिख सकते थे, इसको आप और क्या समझ सकते थे, ये वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी वो उसको आप क्या लिख सकते हैं RNN ऑफ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज अगर यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है तो हमने क्या लिख लिया RNN ऑफ 0। इनके बीच का डिफरेंस इस T2 का मतलब क्या है T1 प्लस टाउ है, आपको पता है T2 इज T1 प्लस टाउ, तो T1 और T1 प्लस टाउ में कितना डिफरेंस है टाउ का डिफरेंस है। तो इसलिए इस नेक्स्ट वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप RNN ऑफ टाउ लिख सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है T1 से T3 में 2 टाउ का डिफरेंस है। तो चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको पता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है। तो ये वैल्यू क्या लिखते हैं हम RNN ऑफ 2 टाउ एंड सो ऑन अप टू T1 और TN, इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो TN इज T1 प्लस N माइनस 1 इंटू टाउ, तो इतना ही डिफरेंस है हमारा T1 से, ये इतना डिफरेंस है मतलब N माइनस 1 इंटू टाउ। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती RNN ऑफ N माइनस 1 इंटू टाउ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये जो सेकंड टर्म है ये T2 और ये T1 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है टाउ का डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपको क्या मिली RNN ऑफ टाउ मिली। नेक्स्ट वैल्यू देखिए ये भी T2 और ये भी T2 दोनों के बीच का डिफरेंस 0, मतलब ये वैल्यू क्या है RNN ऑफ 0 है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको RNN ऑफ ये 2 और 3 के बीच में भी आपको 1 का डिफरेंस मिलेगा, तो इट इज टाउ। फिर ये वैल्यूज बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखें आप अगर T2 और TN के बीच का डिफरेंस, तो ये कितना है RNN ऑफ N माइनस 2 इंटू टाउ, ठीक है ये चीज़। तो इस तरह से अगर आप इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं था, सेकंड जो रो है उसके सेकंड कॉलम आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब ये जो डायगोनल टर्म्स आपको मिलेंगे इस मैट्रिक्स में सभी डायगोनल टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे RNN ऑफ 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लिखें तो ये वैल्यूज हमारी देखिए यहाँ से ये 0 है, ये 1 टाउ है,
इसके बाद अगर आप देखते तो कितना डिफरेंस मिलता आपको, 2 टाउ का डिफरेंस मिलता। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको Rnn ऑफ 2 टाउ, फिर ये वैल्यूज़ हमारी इसी फॉर्म में, ये फाइनली हमारी कहाँ तक आएगी, ये Tn और T1 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, n-1 इंटू टाउ का डिफरेंस है। तो यहाँ पर R n-1 इंटू टाउ, इन सब से हमें इतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो मेन चीज़ है वो आपको ये देखना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये Rnn ऑफ टाउ, फिर ये जो थर्ड एलिमेंट आपको मिलता वो Rnn ऑफ 0 मिलता, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फाइनली हमारा आएगा टर्म, वो ये वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, Rnn ऑफ 0 मिलेगी। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो इस ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल क्या डिफाइन कर रहा है, हमारे Rnn ऑफ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता है कि Rnn ऑफ 0 ये हमेशा हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, मतलब इससे बड़ी वैल्यू और दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। चाहे आप टाउ की वैल्यू कुछ भी लें, टाउ की वैल्यू 0 पर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसलिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए सभी सेम होने चाहिए और ये सभी वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि इसका जो फर्स्ट रो है, अगर हम इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देते, मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लेते तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज हो जाती, सेकंड रो सेकंड कॉलम से इंटरचेंज हो जाती। तो आप अगर देखेंगे तो जो ये फर्स्ट रो है सेम वही आपको फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं वही आपको सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स दिख रहे हैं। मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें आप अगर ट्रांसपोज लेंगे तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए अगर ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स आपको पहचानना है तो आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे Rxx ऑफ 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद फर्क नहीं पड़ेगा और ये वैल्यूज हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा गिवन होता Rxx ऑफ टाउ, अगर पूछा जाता कि ये मैट्रिक्स हमारा ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आपके पास वैल्यूज हैं 7 7 7 7 और यहाँ पर कोई वैल्यूज हैं 5 2 3 5 2 3, ऐसी आपके पास वैल्यूज हो गई 5 7 8 6, यहाँ भी 5 7 8 and 6 2 8 7 5 2 8 7 5। ऐसा अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन होता तो क्या ये ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 7 है और उससे ज़्यादा वैल्यू आपको कहीं और दिख रही है। तो इससे ज़्यादा वैल्यू और कहीं भी नहीं दिखनी चाहिए। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज हमें शो करनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, जो ये फर्स्ट कॉलम है वही फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि कब हम कहेंगे, या मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स गिवन होता, अगर ये हमें बता दिया गया होता कि एक ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है, यहाँ 8 8 8 8, अगर ये वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पर हमारे पास अगर वैल्यूज गिवन होती 7 x 2, यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू है 7 4 2, फिर हमारे पास अगर 9y इट इज 6y अगर हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर गिवन है और ये अगर वैल्यू हमारे पास x 6 8 3 3, अगर आपसे यहाँ से x और y की वैल्यूज पूछी जाए तो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये मैक्सिमम एलिमेंट है और सभी वैल्यूज सेम है, मतलब ये हो सकता है, यहाँ तक तो सही है। तो अगर ये ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर ये 8 7 4 2 है तो ये 8 7 ये x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो अगर मिसिंग एलिमेंट्स आपको निकालने होते तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाती, 4 आ जाती। आपने फिर ये देखा सेकंड रो में आ रहा है ये 7 8 6 4, तो ये सेकंड रो में देखा आपने 7 8 6, यहाँ y की वैल्यू हमें देखनी थी, तो ये वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 4 होगी। तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी मिसिंग एलिमेंट्स हैं आपके ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो हमने ऑटो कोरिलेशन डिफाइन किया, यह आपने पावर सिग्नल्स के लिए डिफाइन किया। तो आपने पावर सिग्नल्स के लिए जब आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखनी थी, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने कैसे डिफाइन किया था? अगर हमारा सिग्नल पावर सिग्नल था तो उसके लिए हमने पहले एक ट्रंकेटेड सिग्नल डिफाइन किया। अगर हम डिटरमिनिस्टिक सिग्नल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने पहले एक -t/2 से t/2 में ही जो आपका फंक्शन था जिसके लिए आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखनी थी उसकी वैल्यू को डिफाइन किया।
फिर आपने एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड की और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से आपने पावर फाइंड किया था, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो यहाँ पर वो चीज़ें फिर से एक बार हम रिवाइज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में हमने ये देख लिया था कि अगर हमारे पास कोई अगर हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो उसमें दो प्रॉपर्टीज आपको और क्या पता है, आपको दो और प्रॉपर्टीज उसकी ये पता है, उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, लिखा ही होगा आपने वैसे भी, कि अगर हम Rx ऑफ टाउ इसका अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, तो विनर किचन थ्योरम का है आप, ये हमारी चीज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर ये हमारा एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी, अगर ये पावर सिग्नल है तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को अगर हमने लिख दिया g ऑफ f से, तो मतलब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देगा। ठीक है ये चीज़। और आपने एक ये भी देख लिया था कि अगर हमारे इनपुट में ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू अगर हम कहें, ठीक है इसको हम आगे देखते हैं, तो ये चीज़ हमें पता है ये रिलेशन। तो अगर हम इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को हमने देखा, हमने कैसे फाइंड किया उसको हम एक बार अगर देखें, तो PSD हमने पहले जब डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के लिए अगर हमने देखा, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल सपोज वी आर डिफाइनिंग VT, इस डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल VT के लिए आपने कैसे देखा था, आपने पहले एक ट्रंकेटेड फॉर्म डिफाइन किया VT ऑफ t, जिसकी वैल्यू आपने कहा VT के ही बराबर होगी अगर हम टाइम की वैल्यू -t/2 से t/2 के बीच देखेंगे, और इसकी वैल्यू 0 होगी अदरवाइज। ये लिख लिया था आपने अदरवाइज। फिर आपने ये डिफाइन किया कि अगर हमें इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी चाहिए, तो आपने पहले डिफाइन किया एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर आपने साई ऑफ f से डिफाइन किया, तो ये वैल्यू आपने लिखी थी जो मैग्नीट्यूड होगा इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का। आपने अगर ये डिफाइन कर दिया था कि VT ऑफ t अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म या तो हम लिखें VT ऑफ f या हम लिखें VT ऑफ ओमेगा, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं हम। तो अगर हमने मान लिया अगर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने देखी थी, तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी किसके बराबर थी, VT ऑफ f के होल स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ थी हमारी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। यहीं से आप ये भी डिफाइन कर सकते थे कि नॉर्मलाइज्ड एनर्जी, अगर आप नॉर्मलाइज्ड एनर्जी देखते तो नॉर्मलाइज्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ है, तो अगर आप उसको यूनिट बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नॉर्मलाइज्ड एनर्जी मिलेगी, मतलब VT ऑफ f के होल स्क्वायर को अगर आप df से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, नॉर्मलाइज्ड एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। तो यहीं से आपने जब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिफाइन किया PSD, तो ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपने कैसे डिफाइन किया, अगर आपने लिखा इसको g ऑफ f, तो आपने ये वैल्यू लिखी थी कि अगर इसी में हम क्या ले लें, इसमें अगर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटू VT ऑफ f का होल स्क्वायर, अगर ये हम चीज़ ले लें तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी नाम देते हैं फॉर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो यहाँ जब हम रैंडम प्रोसेस में आते हैं तो हम स्लाइट डिफरेंस हमारा क्या है, अगर ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है तो जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने डिफाइन किया। अब अगर ये चीज़ रैंडम है, अगर ये प्रोसेस हमारी रैंडम हो, तो उस केस में आप डिफाइन करते हैं फॉर रैंडम प्रोसेस, अगर हमने नाम दिया n ऑफ t, जिस n ऑफ t के लिए ट्रंकेटेड वर्जन आपने अगर डिफाइन किया nt ऑफ t, अगर आपने इससे डिफाइन किया nt ऑफ t, और उस nt ऑफ t के फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर आप क्या कह रहे हैं, nt ऑफ f कह रहे हैं, या फिर nt ऑफ ओमेगा अगर आप कह रहे हैं, तो उस केस में इसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी इसी रिलेशन से हम लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखकर इसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। मतलब इट इज रिटन एज PSD g ऑफ f इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, या आप इसको लिमिट का टर्म आप बाहर भी लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वैल्यू दैट इज VT ऑफ, अगर आप नॉइज के लिए लिख रहे हैं तो NT ऑफ f के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन t। अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ये चीज़। अब यहाँ से देखिए हमने
क्या चीज डिफाइन की थी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के फॉर्म में। अगर आप डिटरमिनिस्टिक सिग्नल को थोड़ा सा फिर से समझ लें कि हमने कहा था जो पावर होगा किसी सिग्नल का, हम इस केस में देख रहे हैं, डिटरमिनिस्टिक के केस में अभी हम देख रहे हैं इसको, हमने कहा था जो पावर होगी वैल्यू वो कैसे मिलेगी हमें, इट इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2। यहाँ पर अगर हम लिखें, अगर हम यहाँ पर क्या लिखते, अगर हम लिखते vt ऑफ t, तो भी -t/2 से t/2 तक vt ऑफ t की वैल्यू v ऑफ t के ही बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v ऑफ t स्क्वायर dt। जिस सिग्नल का आपको लेना है उसका स्क्वायर कीजिए। फिर हमने ये देखा था कि यूजिंग पार्सेवल्स रिलेशन, ये जो हमारा हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटू 1/2 पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका जो भी ट्रांसफॉर्म होगा तो हमने ये लिखा था vt ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा। या इसी चीज को अगर हम ओमेगा के टर्म्स में नहीं लिखें तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख लिया था कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/2 पाई का टर्म हट जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी vt ऑफ f के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t df। तो यहाँ से हमने ये कहा था कि अगर ये चीज़ हमें पावर दे रही है तो जिस चीज़ को हम पूरी फ्रीक्वेंसी में इंटीग्रेट करने से पावर हम अगर अचीव कर पा रहे हैं, तो मतलब ये जो चीज़ है हमारी, इसको हमने क्या डिफाइन किया कि ये हमारी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, मतलब पावर पर यूनिट बैंडविड्थ है। तभी जब हम इसको पूरी फ्रीक्वेंसी में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल पावर की वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए आपने इस टर्म को vt ऑफ f के होल स्क्वायर अपॉन t लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको आपने डिफाइन किया था पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो यहाँ आकर जब हम रैंडम प्रोसेस के केस में देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इसका एंसेंबल एवरेज एक्सपेक्टेशन nt ऑफ f होल स्क्वायर अपॉन t की हमें वैल्यू लेनी है। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की आपने क्या प्रॉपर्टीज देख रखी हैं, अगर आप देखें तो जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर इस पर एक क्वेश्चन करके हम अपना एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे वाइट नॉइज़ के ऊपर, क्योंकि मोस्टली जो कम्युनिकेशन में हमें नॉइज़ एनालिसिस हमें करनी है वो वाइट नॉइज़ की ही आइडियलाइज्ड केस में हमें एनालिसिस करनी है, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट अगर आप देखें PSD की प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ PSD। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर हम रियल रैंडम वेरिएबल्स का केस देख रहे हैं तो यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि PSD इज अ रियल नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मीन्स इस g ऑफ f की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा आपने लिखा कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमारा कैसा है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इवन सिमेट्रिक है, वैसे ही आपकी PSD भी इवन सिमेट्रिक है, मतलब आप लिख सकते हैं g ऑफ माइनस f या g ऑफ माइनस ओमेगा इक्वल्स टू g ऑफ ओमेगा, g ऑफ माइनस f इक्वल्स टू g ऑफ f। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आपने ये देखा था कि अगर हम इस g ऑफ f की वैल्यू अगर हम देखें तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमारा जो है r ऑफ टाउ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें क्या देता है, PSD देता है, मतलब g ऑफ f देता है। तो अगर हम लिखें g ऑफ f, तो g ऑफ f की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिसका आप ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं r ऑफ टाउ e टू द पावर, अगर आप f के टर्म्स में लिख रहे हैं तो -j2 पाई ft, अगर टाउ ले रहे हैं हम तो यहाँ भी हमने टाउ लिया d टाउ, ये हमें क्या देगा, r ऑफ टाउ का फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हमने क्या कहा, क्या देगा हमें, PSD देगा। अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्म लिखना होता तो भी हम लिख चुके हैं, r ऑफ टाउ की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ f e टू द पावर j 2 पाई f टाउ df। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको पता है कि अगर हम g ऑफ 0 कहें, g ऑफ 0 पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू कहाँ पर, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, f इक्वल्स टू 0, तो ये आपको क्या देगा, ये टर्म तो 1 बन जाएगा हमारा f की वैल्यू 0 रखने पर, तो आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के अंदर का एरिया मिलेगा। ये क्या मिलेगा, एरिया अंडर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। और अगर आप r ऑफ 0 देखें, मतलब अगर आप इस r ऑफ टाउ की वैल्यू ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू 0 पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, gf df का इंटीग्रेशन। अभी हमने देखा कि अगर हम gf
उसी को हम डिफाइन करते हैं, उस क्वांटिटी को जिसको पूरी फ्रीक्वेंसी में इंटीग्रेट करने से हमें पावर मिल जाए। तो अगर ये टर्म 1 बन गया तो जी एफ डी एफ का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये चीज़ हमें क्या देगी, पावर कंटेंट इन दैट रैंडम प्रोसेस। फिर आपने ये देख रखा है कि अगर हम किसी सिस्टम से, किसी एलटीआई सिस्टम से अगर हम पास करते हैं अपने किसी रैंडम प्रोसेस को, तो अगर इनपुट में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू को हम कहें जी एक्स ऑफ एफ और आउटपुट में अगर हम कहें जी वाई ऑफ एफ, तो हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जी वाई ऑफ एफ इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ होल स्क्वायर, या हम ओमेगा के टर्म्स में लिखें तो जी ऑफ ओमेगा आउटपुट का जो होगा जी ऑफ एफ का होल स्क्वायर इनटू जो भी हमारे इनपुट की स्पेक्ट्रल डेंसिटी थी दैट इज जी एक्स ऑफ एफ होगी। ठीक है, ये चीज़। आप कुछ और चीज़ें जो देख सकते हैं कि अगर ये हम कह रहे हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स अगर बना रहे हैं, तो अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर बना रहे हैं तो उस केस में जैसे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनिशियल और फाइनल वैल्यूज थ्योरम को यूज़ करते हैं कि अगर हमें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t की वैल्यू चाहिए, तो लैप्लास को यूज़ करके आप क्या लिखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एक्स ऑफ s, ये चीज़ लिखते हैं आप। तो ऐसे ही अगर हम कहें कि x ऑफ t की जगह पर क्या हमारा, ये हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है यहाँ पर r ऑफ टाउ, और इस x ऑफ s की जगह पर क्या हमारा, जो हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ले रहे हैं g ऑफ f या g ऑफ ओमेगा। तो अगर आप यहाँ पर s की जगह g ओमेगा से रिप्लेस कर दें तो आप यहाँ से ये रिलेशन भी लिख सकते हैं कि अगर हम यहीं पर लिख लें दैट इज लिमिट t टेंड्स टू या टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी r ऑफ टाउ की वैल्यू, देन इट विल बी लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0 ओमेगा इंटू जी ऑफ ओमेगा। ये चीज़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने देखा था कि अगर हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता हो तो वहाँ पर भी आउटपुट की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी हमें कैसे मिल जाती है, जिस सिस्टम से पास कर रहे हैं उस सिस्टम फंक्शन के मैग्नीट्यूड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको आउटपुट की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी। अब अगर मान लीजिए इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि एग्जाम में पावर आपसे डिफरेंट केसेस में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पावर पूछा जाए डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के केस में, सिग्नल का क्वेश्चन कहलाएगा। हो सकता है आपसे पावर पूछा जाए और आपको सिग्नल नहीं देकर सिग्नल की पीडीएफ की वैल्यू गिवन है। मतलब ये सभी क्वेश्चन अब आप देखेंगे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में पावर कितने टाइप से आपको पूछी जा सकती है, चीज़ें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि हम पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसके लिए भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। देखिए अभी आपने ये देख लिया है कि अगर मान लीजिए टू फाइंड पावर ऑफ सिग्नल x ऑफ t, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ x ऑफ t इज गिवन, मतलब अगर ये कैसा हो, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल अगर, तो उस केस में आप जानते हैं कि या तो हम पावर को लिखें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन t माइनस t बाई 2 टू प्लस t बाई 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt, या हमने ये बात की है कि कभी हम इस एक्सप्रेशन से नॉर्मली नहीं करेंगे कोशिश, हम पहले इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी इन वन पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। क्योंकि जो भी हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल गिवन होगा उसका जो एक टाइम पीरियड होगा वो नॉर्मली या ट्रायंगुलर फंक्शन या रेक्टेंगुलर फंक्शन अगर इनसे बनकर बना हुआ है तो उसकी एनर्जी फाइंड करना वो सेकंड्स में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं आप इससे। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड कंडीशन, इफ पीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स इज गिवन, अगर पीडीएफ गिवन है तो उस केस में पावर आप कैसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू, या तो आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू जिसको आपने कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या मीन स्क्वायर वैल्यू, ये टोटल पावर आपको देगी। तो कैसे लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड केस क्या हो सकता है, अगर आपको आर ऑफ टाउ इज गिवन, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर आपको गिवन है तो उसके केस में अगर टोटल पावर आपको चाहिए तो पावर की वैल्यू आपने अभी देखी कि ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू अगर हम टाउ इज इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन कर लें तो ये जो हमें आर ऑफ 0 मिलेगा ये पावर सिग्नल के लिए पावर की वैल्यू देगा, एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी की वैल्यू देगा। और लास्ट अगर हम देखें कि अगर हमें पी एच डी गिवन, पी एच डी जी ऑफ एफ इज गिवन, अगर मान लीजिए हम जी ऑफ ओमेगा लिख लेते हैं, ठीक है,
जी ऑफ ओमेगा कहें एफ कहें, ये हम जानते हैं, बार बार हम ये बात करते हैं कि जैसे हमारे पास 1/a प्लस जे ओमेगा है, तो वो हमारा जी ऑफ ओमेगा, और 1/a प्लस जे 2πf लिख दिया तो वही चीज़ जी ऑफ एफ हो गई। तो जी ऑफ ओमेगा जी ऑफ एफ में कोई चेंजेस नहीं है, बस ओमेगा की जगह आपको 2πf लिखना होता है। तो अगर जी ऑफ ओमेगा गिवन है तो यहाँ से पावर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर ये पावर डेंसिटी है तो या तो आप लिखें 1/2π इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं जी ओमेगा को तो 1/2π लेना पड़ेगा। अगर एफ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए, अगर आप जी ऑफ एफ कहें या ओमेगा कहें डी एफ, तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगी? पावर की वैल्यू दे देगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पावर अगर आपसे पूछी गई है तो क्या चीज़ आपको गिवन है, उससे आप कैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि से वी हैव वोल्टेज VT दैट इज इक्वल्स टू A cos ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा थीटा है ये कैसा हमारा, अगर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कोई हमारा रैंडम वेरिएबल है, हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहें या किसी भी दूसरे फॉर्म, अगर हमें इस सिग्नल में इसकी अगर हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर फाइंड करना चाहते तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? अगर हम सबसे पहले देखें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखिए, ये जो हमने लिखा है Vt इज इक्वल्स टू A cos ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा लिखा है। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको क्या पता है? अगर हमने 5 तक लिख लिया तो ये 6 आपको ये पता है कि फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स दिस g ऑफ ओमेगा इज व्हाट 2π टाइम्स समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जो जिस सिग्नल की हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं उस सिग्नल के लिए जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, जहां पर ये ओमेगा नॉट क्या हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है ये चीज। तो अगर हम यहां से देखें कि अगर हमारे पास ये सिग्नल गिवन होता, अगर इस सिग्नल के लिए हमें अगर फूरियर सीरीज, अगर हम इसके लिए पीएचडी लिखना चाहते हैं तो ये चीज हमने लिख ली कि जी ऑफ ओमेगा हमें कैसे मिलेगा, अगर हम 2π समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को अगर हम Vn नाम दे रहे हैं तो Vn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म्स में ही गिवन है, तो ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट से हमें क्या मिलेगा, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ये फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। अगर हम इस सिग्नल को देखें, ये जो हमारे पास सिग्नल गिवन है Vt दैट इज A cos ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, cos x को क्या लिख सकते हैं हम, e टू द पावर jx प्लस e टू द पावर माइनस jx, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा e टू द पावर jx प्लस e टू द पावर माइनस jx दैट इज माइनस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2, तो उस डिवाइडेड बाई 2 को हम चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है ये चीज। अब अगर आप इसको ओपन करते तो ये चीज कैसी दिखती है आपको, a/2 e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी इंटू e टू द पावर j थीटा एंड प्लस a/2 e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी इंटू e टू द पावर माइनस j थीटा, ऐसे दिखती है आपको चीज। अगर आप इसको कंपेयर करें अपने जो आप सिंथेसिस इक्वेशन यूज करते हैं फूरियर सीरीज में, वो सिंथेसिस इक्वेशन क्या होती है, सिंथेसिस इक्वेशन आप लिखते हैं xt इज इक्वल्स टू, जैसे आप लिखते हैं तो Vt इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स अगर हमने Vn मान रखे हैं तो Vn इंटू e टू द पावर Jn ओमेगा नॉट टी, यही चीज लिखते हैं हम। अगर आपने इसको कंपेयर किया, यहां पर अगर आप देखें तो e टू द पावर Jn ओमेगा नॉट टी, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए ये एक्सपोनेंशियल है और इसका जो भी कोफिशिएंट है वो फर्स्ट हार्मोनिक के आपको कोफिशिएंट्स बता रहा है, मतलब a/2 इंटू e टू द पावर j थीटा। ऐसे ही आपने इस एक्सप्रेशन से कंपेयर किया तो इसमें आपको दिखा e टू द पावर j n की जगह -1 इंटू ओमेगा नॉट टी, मतलब ये n इक्वल्स टू -1 के लिए आपका एक्सपोनेंशियल है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो आपको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट की वैल्यू बता रहा है फॉर n इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से अगर हमने इसको कंपेयर किया इसको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के एक्सप्रेशन से, तो यहाँ से हमने ये देखा कि हमारे पास जो यहाँ पर दो कोफिशिएंट्स हैं, दो ही कोफिशिएंट्स हैं, v1 दैट इज a/2 e टू द पावर j थीटा एंड v -1 दैट इज a/2 e टू द पावर
माइनस जे थीटा। तो हमें यहाँ जो समेशन लेना था वो उसमें सिर्फ हमें दो वैल्यूज़ के लिए समेशन लेना पड़ेगा। अब उनके मैग्नीट्यूड का हमें स्क्वायर लेना है। अगर हम चाहे v1 हो या v1 माइनस वन हो, इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो चाहे हम v1 का मैग्नीट्यूड कहें या v माइनस वन का मैग्नीट्यूड कहें, दोनों की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? a/2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, इसका जो कोफिशिएंट है वही इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये a/2 इसका मैग्नीट्यूड है। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब अगर हम इस रिजल्ट में पुट कर लें फाइनल आंसर के लिए, तो क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू? वी कैन राइट नाउ g ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, हमने v1 पुट किया, v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा? a²/4 इनटू हमें क्या लिखना है? डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। एन की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं हम? 1 पुट कर रहे हैं, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस फिर हमने ये v में n की जगह -1 पुट किया, तो v -1 के भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, इसलिए उसका स्क्वायर भी कितना आएगा? a²/4 डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, और n की वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं, तो ये माइनस और माइनस साइन क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो अगर आप यहाँ से देखें, इस a²/4 को आप बाहर हटा सकते थे, तो आपके पास फाइनली क्या दिख रहा है आपको? कि जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है उसमें दो इम्पल्सेस हैं। कहाँ कहाँ पर इम्पल्सेस हैं? प्लस और माइनस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज पर हमारे इम्पल्सेस हैं, और दोनों इम्पल्सेस का एरिया कितना है वो आपको यहाँ से दिख रहा है। तो अगर आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल गई तो उससे पावर कैसे मिलेगा? उस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को अगर आप इंटीग्रेट कर लेंगे पूरी फ्रीक्वेंसीज में, और अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल पावर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट अगर देखें इसको, तो ये वैल्यू आ गई g ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू a²/4 दैट इज a²/2 a²/2 डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एंड प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। मतलब अगर आप इस स्पेक्ट्रल डेंसिटी को प्लॉट करते g ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो माइनस और प्लस ओमेगा नॉट पर ये हमारे पास इम्पल्सेस है, माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट, और दोनों के लिए एरिया कितना है? a²/2 है। ठीक है, तो अगर आपको इससे पावर चाहिए तो अभी आपने लिखी है पावर की वैल्यू, पावर इक्वल्स टू 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में है तो ये लेना है। तो अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एरिया मिलता है। आपको वैसे भी पता है दो इंपल्सेस हैं, दोनों का एरिया कितना है? a²/2, तो टोटल एरिया कितना है? आप डायरेक्टली ये वैल्यू कैसे लिख सकते थे? 1/2 इंटू दोनों का एरिया इतना ही है, तो टोटल एरिया 2 इंटू a²/2। अगर आप देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसल्ड, पाई से ये पाई कैंसल्ड, मतलब ये वैल्यू कितनी मिल गई? a²/2 मिल गई। तो आपको वैसे भी पता था कि अगर आपसे सिर्फ पावर पूछा जाता तो आप इतना कैलकुलेट ही नहीं करते। अगर a cos ओमेगा नॉट प्लस एनीथिंग है तो इसका पावर, इसकी वैल्यू क्या होगी? एम्पलीट्यूड स्क्वायर/2, तो वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? a²/2 मिल रही है। तो ये हमने पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को देख लिया। अब जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली हैं, तो अब हम जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स अब हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे और बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे आप देखेंगे डेफिनेटली आपसे वो चीज़ें सॉल्व होंगी। थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं हम। एक और जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको हम डिस्कस कर लें अगर, तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है वाइट नॉइज। तो इसमें मैं फिर से कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहे रिकॉल करने में। तो नॉइज एनालिसिस in communication is mostly based on an idealized noise process known as white noise। अब ये जो हम नाम दे रहे हैं अभी हम देखेंगे इसमें कि वाइट नॉइज अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज कि जो इसकी पीएचडी है, इट्स पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या मतलब हुआ? अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है, तो वो चीज कब हो सकती है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी? जब ये चीज कैसी हो? कांस्टेंट हो। ये चीज अगर कैसी है हमारी? कांस्टेंट है थ्रू आउट द फ्रीक्वेंसी रेंज, जो भी हम फ्रीक्वेंसी रेंज देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि चीज़ हमारी पीएचडी कैसी है इसकी?
ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से। तो जैसा आप व्हाइट नॉइज अगर आपने इसको नाम दिया है तो एनालॉगस है हमारा, जैसे आप व्हाइट लाइट को डिफाइन करते हैं जिसमें सभी कलर्स का इक्वल कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही अगर आप देखते हैं व्हाइट नॉइज, देन वी कैन राइट इट इज एनालॉगस टू व्हाइट लाइट and how we can say that is all frequency components are present in equal amount। अगर हमारा कोई नॉइज प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम कहें कि हर फ्रीक्वेंसी पर वो अगर चीज सेम अवेलेबल है, या आप कहें सभी फ्रीक्वेंसी का जो कंट्रीब्यूशन है उस नॉइज को क्रिएट करने में वो अगर सेम कंट्रीब्यूशन है, तो आप कह सकते हैं कि अगर सभी ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ इन एनी नॉइज, देन दैट नॉइज प्रोसेस इज नोन टू बी व्हाइट नॉइज, जिसके लिए आपने कहा पीएसडी कैसी होगी, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अगर हम लिखते हैं यहां पर, अगर मान लीजिए हमने ये पीएसडी शो किया, ये एफ के रिस्पेक्ट में अगर हम ये जी ऑफ एफ शो कर रहे हैं, तो ये जी ऑफ एफ हम कैसा शो करते हैं, ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वैल्यू को नॉर्मली हम एन नॉट बाई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मली ये जो आप लिखते हैं एन नॉट बाई टू, दिस एन नॉट, इस एन नॉट जिसकी यूनिट क्या होगी, वॉट्स पर हर्ट्ज, ये आपको पता है। तो ये जो एन नॉट है इसको हम मेजर कहाँ पर करते हैं, इसको आप मेजर करते हैं जो भी रिसीवर है, जहाँ पर आपका नॉइज आ रहा है, तो उस रिसीवर के इनपुट स्टेज में, कम्युनिकेशन रिसीवर के इनपुट स्टेज में आप इस एन नॉट की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज मेजर्ड एट इनपुट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन रिसीवर के इनपुट स्टेज में हम एन नॉट की वैल्यू को मेजर करते हैं। और यहां पर हम ये जो 1/2 का जो टर्म ले रहे हैं, दिस 1/2 फैक्टर is used to indicate that positive and negative frequencies has same power। या आप कहें कि इक्वल कंट्रीब्यूशन है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का, दिख भी रहा है आपको, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, वो शो करने के लिए हमने यहां पर 1/2 फैक्टर को यूज किया। तो यहां पर जो आप कुछ चीजें आपको समझनी है कि जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी हमने देखा कि पावर, स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या फॉर्म करेंगे, ये हमारे फॉर्म करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर को। तो अगर आप वो रिलेशन यहां यूज कर यहां पर अगर आप वो रिलेशन यूज करेंगे, देखिए यहां पर आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैसा आएगा, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इनवर्स क्या होता है, या आप कहें किस चीज का ट्रांसफॉर्म आप लेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो आपको पता है इम्पल्स, अगर कोई चीज टाइम डोमेन में कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पल्स मिलेगा, अगर टाइम डोमेन में इम्पल्स है तो फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट मिलेगा। आइडियल नेचर आपको पता है। तो यहां पर अगर आपने डिफाइन किया है कि ये आपकी पीएसडी है, अगर ये आपने व्हाइट नॉइज की पीएसडी शो की है n0/2 g ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू f, तो अगर आप इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाउ r ऑफ टाउ, तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर डेल टी होता या आप कहें डेल टाउ होता तो डेल टाउ का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1। तो अगर आपको जितना कांस्टेंट चाहिए उतने ही एरिया का आपको इम्पल्स लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर n0/2 इंटू डेल ऑफ टाउ ले लें तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना कांस्टेंट आएगा, n0/2 आएगा। तो इसलिए अगर आप देखें r ऑफ टाउ तो ये एक इम्पल्स होगा जो ओरिजिन पर एग्जिस्ट करेगा और उसके एरिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n0/2। तो ये वैल्यू कैसी है हमारी, n0/2। एरिया हमारा इस इम्पल्स के लिए एरिया की वैल्यू है n0/2, जो इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ कहां पर, टाउ इक्वल्स टू 0 पर। तो यहां से अगर आप लिख रहे हैं ऐसा ये एरिया शो कर रहे हैं हम, ठीक है, ये हमने वैल्यू नहीं लिखी है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं कि r ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू n0/2 del tau, that is we can say that this r of tau is 0 if tau is not equals to 0।
ठीक है ये चीज। अब थोड़ी देर पहले आपने क्या डिफाइन किया कि दिस आर ऑफ टाउ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एन ऑफ टी एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ। अगर हम देखें यहां से, अगर हम कहें कि टाउ की वैल्यू अगर हम जीरो नहीं लेते तो कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो ये ऑटो कोरिलेशन हमारा फंक्शन कैसा है, अगर ये चीज हमारी जीरो है तो इसका मतलब इफ इट इज जीरो फॉर टाउ नॉट इक्वल्स टू जीरो मीन्स दैट एन ऑफ टी, अगर ये कोवेरियंस जीरो आ गया तो फिर से वही चीज, कोवेरियंस अगर जीरो है मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं ये कैसे हमारे अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं एन टी एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ आर uncorrelated for any value of tau other than 0। आप कितना ही छोटी वैल्यू क्यों ना ले लें टाउ की, लेकिन अगर हम वाइट नॉइज को देख रहे हैं तो उस केस में एन टी और एन ऑफ टी प्लस टाउ का जो कोवेरियंस होगा ये जीरो होगा। आप इसको भी समझ सकते हैं, जो कोवेरियंस की हम बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये दो, हमने अगर आर ऑफ टाउ की वैल्यूज को शो कर रखा है, एक आर ऑफ टाउ हमारा ऐसा है, ये एक आर ऑफ टाउ है, और एक दूसरा हमारे पास और है, ये अगर हमारे पास ये ऐसी वैल्यू है। तो अगर आप इन दोनों ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस को अगर देख रहे हैं आप, तो दोनों में हमें ये पता है कि पीक जो वैल्यू होगी वो टाउ इक्वल्स टू जीरो पर आएगी। अब इस पीक वैल्यू से जो डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट जितना तेजी से जिस फंक्शन में हो रहा है, इसका मतलब आपने ये जो आर एक्स ऑफ टाउ डिफाइन किया है, इट इज फॉर स्लोली फ्लक्चुएटिंग रैंडम प्रोसेस। और ये जो आपने लिया है सेकेंड आर ऑफ टाउ, ये किसके लिए है, फास्ट फ्लक्चुएटिंग रैंडम प्रोसेस। मतलब जो आप सैंपल फंक्शंस बना रहे थे, अगर उन सैंपल फंक्शंस की वैल्यू को आप बहुत तेजी से चेंजिंग दिखाएं कि तुरंत जीरो है, तुरंत वन हो रही है, -1 हो रही है, बहुत तेजी से अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके केस में जो कोवेरियंस आपको मिलेगा, जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिलेगा, उसकी वैल्यू अपनी पीक वैल्यू से बहुत जल्दी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आपका जो सैंपल फंक्शंस है अगर आपके, वो सभी आपके अगर बहुत ज़्यादा रेट से फ्लक्चुएट अगर नहीं कर रहे, उनका वेरिएशन अगर थोड़ा कम है, मतलब फास्ट नहीं है अगर, तो फिर उस केस में ये जो आर एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू डिक्रीज तो डेफिनेटली होगी जीरो के बाद, लेकिन ये जो वेरिएशन है वो उतना फास्ट नहीं होगा। तो ये हमारे स्लोली वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये हमारे फास्ट वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं कि ये वाइट नॉइज को हमने देखा, अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ लिखना चाहें कि अगर इसकी प्रॉपर्टी में, कि अगर हम इसकी पावर की बात करें, तो आप अगर स्ट्रिक्ट सेंस में कहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि पावर, या आप लिखें एवरेज पावर, टोटल एवरेज power of white noise process is infinity। मतलब ऐसा क्यों कह सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं पावर आपको कैसे मिलती है वैल्यू। अगर ये आपका GF है, उसको अगर पूरी फ्रीक्वेंसी में, मतलब -∞ से इन्फिनिटी जब आप GF को इंटीग्रेट करेंगे, GF की वैल्यू कांस्टेंट है n0/2 df, तो अगर आप n0/2 कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो df का इंटीग्रेशन आएगा f, और उसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे -∞ टू +∞, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इनफाइनाइट मिलेगी। तो इसलिए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाइट नॉइज है, इसमें अगर हम टोटल पावर देखते हैं तो वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब आपको यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपको पता है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पर अपर बाउंड्स होते हैं, अपर एंड लोअर बाउंड्स होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम कम करेंगे तो भी हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिक्रीज होती है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें तो भी हमारी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इतने बाद की फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब हमारी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज नॉर्मली हमें कम्युनिकेशन में चाहिए, वो उससे कहीं बाहर की फ्रीक्वेंसीज हैं। मतलब अगर आप देखें एक्चुअल प्रोसेस, तो ये हमें ऐसा दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि f के रिस्पेक्ट में अगर हम यही वाइट नॉइज कहीं देखेंगे g ऑफ f, तो ये एक पर्टिकुलर रेंज में बिल्कुल ये कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद इसमें भी डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है, डिक्रीमेंट आएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फ्रीक्वेंसीज जिनके बाद ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर हम कभी भी अपना ऑपरेशन नहीं करते। जो नॉर्मल हमारा ऑपरेटिंग रेंज है, वो ऑपरेटिंग रेंज क्या हमारी, अगर कुछ इस बीच में, जो बहुत पहले है किससे, जब ये वैल्यूज हमारी डिक्रीज होंगी, ये हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज अगर है,
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इस रेंज में हमारे लिए जो वैल्यू होगी हमेशा क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी कितने पर, जो भी आपने डिफाइन कर रखा है वैल्यू n0/2 पर। तो देखिए एक चीज़ आपको और ये समझनी है कि जैसे इम्पल्स फंक्शन का आप यूज़ करते हैं लीनियर सिस्टम्स में, वैसा ही एप्लीकेशन है गॉसियन ये वाइट नॉइज़ का अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में। कैसे? जैसे आप इम्पल्स के इफेक्ट को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप इम्पल्स को पास करेंगे किसी फाइनाइट बैंडविड्थ सिस्टम से। बिल्कुल ऐसे ही आप वाइट नॉइज़ का भी इफेक्ट तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर आप इस वाइट नॉइज़ को किसी फाइनाइट बैंडविड्थ सिस्टम से आप अगर पास करेंगे। तो देखिए हो सकता है कि जो नॉइज़ है वो वाइट नॉइज़ नहीं हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे रिसीवर एंड पर जो नॉइज़ आ रही है वैल्यू, अगर वो जो रिसीवर की बैंडविड्थ है, अगर उस पूरे बैंडविड्थ से नॉइज़ की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हम रिसीवर को इस ऑपरेटिंग रीजन में, इस फ्रीक्वेंसी में अगर हम ऑपरेट करने वाले हैं और जो भी नॉइज़ आ रही है अगर उसकी चीज़ आपको ऐसी दिख रही है कि इस ड्यूरेशन में वो चीज़ अगर कांस्टेंट है, तो फिर उस नॉइज़ को भी हम वाइट नॉइज़ की तरह ही मॉडल करते हैं। मतलब अगर हमारे पास जो भी नॉइज़ आ रहा है रिसीवर पर अगर वो रिसीवर की पूरी बैंडविड्थ के लिए अगर वो चीज़ कांस्टेंट दिखती है, तो भले ही वो वाइट नॉइज़ ना हो, फिर भी हम उसको मॉडल किसकी तरह करते हैं, वाइट नॉइज़ की तरह ही मॉडल करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। हमने स्टेशनरी प्रोसेस देख लिया, एर्गोडिक प्रोसेस देख लिया, एनसेम्बल एवरेज समझ गए आप, टाइम एवरेज आप समझ रहे हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी समझ रहे हैं, पावर कैलकुलेशन समझ रहे हैं आप, सिस्टम समझ रहे हैं, LTI सिस्टम्स। तो अब आगे की चीज़ें जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उन सबको हम अब न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में डील करेंगे। जितने भी हमने शुरू से जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उन सभी पर न्यूमेरिकल्स लेंगे हम। तो अब आप अपने नोट्स प्रॉपर चेक कर लीजिए कि आपके पास पूरे नोट्स हैं और रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आप में आएगा और क्वेश्चंस आपसे सारे सॉल्व होंगे। तो बस नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम इस अपने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।